वैष्णव 107.8 FM पर नमस्ते। मैं हूँ प्रियंका। टाइम हो गया 2:05 और आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि अब ये सोचने की ज़रूरत है कि प्रियंका इतनी रात को नमस्ते कर रही है, कहाँ से आ गई है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग जो है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है वो 150 आवर्स का है। 150 आवर्स यानी कि रिकॉर्ड बनना है। जी हाँ, रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। और इस रिकॉर्ड में ना हम अकेले नहीं हैं, यानी कि जो रेडियो मानव रचना है वो अकेले नहीं है। या जो 5 आरजेस हैं, फिर बात हो आरजे भावना, आरजे सागर, आरजे फहीम, आरजे साक्षी जिनको अभी सुना, और मैं भी इसमें थी, आरजे प्रियंका। तो यस, हम जो है हम पांचों आप लोगों के सामने ये जो प्रोग्राम है प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ हम नहीं है, हमारे पीछे पूरी टीम है, रेडियो मानव रचना की टीम है। और ख़ास तौर पे जो गेस्ट है ना, उनका सपोर्ट है जो हर घंटे हमारे पास में आ रहे हैं और बहुत सारी हम इनसे बातें कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में है प्रवेश मलिक और दिनेश राघव। 2 गेस्ट मेरे पास में हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि दिनेश राघव जी जो हैं वो मिशन जागृति से हैं, और जो प्रवेश मलिक हैं वो कॉन्फिडेंट ऑफ एनजीओज से हैं, राइट। तो चलिए इनसे बात करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने दिनेश राघव जी को सुना है, उनके बहुत अच्छे विचार आपने सुने हैं आरजे फहीम के साथ में। और एक बार फिर से मेरे साथ में है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू प्रियंका। प्रवेश मलिक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक तो हमारे साथ में 2:07 हो गए हैं और इतनी रात को हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड है जो हम लोग बना रहे हैं। और आपको पता है पूरा फरीदाबाद जो है वो नज़रें जो है उनकी हम पर ही, और इतनी सारी जो नॉलेज हमारे पास, इतने मैसेज आ रहे हैं कि मैडम हम लोग तो सुनना छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब हमें गाने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। कहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश आती थी कि मैडम ये गाना सुनना है, वो गाना सुनना है, लेकिन अब जो है गाने वाने सब छोड़ के सारे बैठे हैं सुनने के लिए। और काफ़ी मैसेज भी हमारे पास में आ रहे हैं। तो भाई आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज अगर आप करना चाहे, या कोई प्रश्न जो अभी आपके जहन में आ रहा है, बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर है 8010781078। हाँ जी, प्रवेश मलिक जी, आप हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू प्रियंका, और क्योंकि आप लोग मानव रचना एक एफएम जो कि एक पूरा हिस्ट्री बनाने वाला है, yes. और लगातार 150 आवर yes. आप लोग करने वाले हैं। और इससे पहले का जो रिकॉर्ड है वो बड़ी जल्दी ही टूटने वाला है, और पूरा फरीदाबाद चाह रहा था कि हम भी इस मौके पर शामिल हों। ये जो रिकॉर्ड बनने वाला है, इस रिकॉर्ड के भागीदार हम भी हों, हमारा भी नाम हो। तो वी आर द लकीएस्ट, और हम थैंक यू बोलना चाहते हैं कि 107.8 एफएम को कि उन्होंने हमें चुना। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने जो टॉपिक्स चुने हैं, जो विषय चुने हैं, वो आज के दौर में न सिर्फ पूरे देश को बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सभी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, सभी सस्टेनेबल टॉपिक्स हैं, और तो वो एक वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है जिनके ऊपर आप लगातार इतने घंटों से बातचीत कर रहे हैं। जी दिनेश राघव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा मानव रचना रेडियो का, और बहुत बहुत बधाई भी दूंगा। आप 150 घंटे रेगुलर एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, yes. और ये बहुत सक्सेस होने वाला है, और बहुत अच्छे मैसेज जाने वाले हैं लोग। सर, सस्टेनेबिलिटी की दिनेश राघव जी, जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि जो चीज़ हमारे पास में है जी, वो आगे, जैसे सेविंग की बात करते हैं ना, जी, कि सेविंग हमारे जो बच्चे हैं जी, उनको जी, कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की, जी, वैसे ही जो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे जिस भी चीज़ में हो, हमारे पास जो है वो हमारे बच्चों के पास भी होना चाहिए, आने वाले भविष्य पर भी उसका असर होना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं, या क्या आपके प्रयास रहते हैं कि कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं, और क्या मैसेज होते हैं आपके? सस्टेन मैम, प्रियंका जी, मैं सस्टेनेबिलिटी में ये कहना चाहूँगा कि भाई जैसे हम लोग बच्चों के लिए जो हम छोड़ के जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं,
मान लो जैसे हम वेस्ट जो कूड़ा करकट जो कचरा है इसको हम जो फैला रहे हैं और इसमें जो फैलने वाली बीमारियां हैं या कभी जो ना गलने वाली प्लास्टिक है जो फेंक रहे हैं ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत ही घातक और बीमारी से भरा हुआ माहौल मिल देने वाले हैं। तो इस माहौल से बचने के लिए हम तो सबको यही कहेंगे कि जितना इसको मेंटेन किया जाए कूड़े को कचरे को गीला कूड़ा ठोस कूड़ा इनसे निकलने वाली गैसें निकलने वाली बीमारियां हमारे जो आज जो है उस कल को अपाहिज करने वाली है। तो इससे हम निजात पाने के लिए तो पहले से अलर्ट होना चाहिए इनको कैसे कचरे को हमें इसको रोकथाम की जाए। जी बहुत ही जरूरी है। एक जो सबसे मेन जो मुद्दा आपने बताया कि कचरा जी बहुत बड़ी जो है ये समस्या है। समस्या इसलिए भी है क्योंकि जो कचरा हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन उससे जो गैसें निकल रही हैं, उससे जो और पोल्यूशन हो रहा है, उससे जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, इसके बारे में तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर जो हमारी सोच है वो जाती है कि जो कचरा है भाई अब इसका क्या होना चाहिए, इसका निपटारा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, गैसेज रिलीज हो रही है, उसके बारे में अगर सोचने बैठे तो मतलब एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही जो इसकी स्थिति है वो दयनीय है, सोचने वाली है। सर आपसे अगर पूछूं प्रवेश मलिक जी, तो सस्टेनेबिलिटी मतलब और किन किन चीज़ों में होनी चाहिए और आपके अकॉर्डिंग क्या क्या मुद्दे हैं क्योंकि बहुत ही मतलब ऐसे हैं जिस पर वाकई में एक्चुअल में काम होना चाहिए? इसमें बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा हमें जो लगता है कि आप पर्यावरण जो है उसके ऊपर हमें लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कि पिछले महीने जब बारिश का मौसम नहीं था तो लगातार बारिश हुई थी और लोग सोच रहे थे कि लोगों को अच्छा लग रहा था कि भाई गर्मी से बच गए हम, लेकिन ये जब मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ये प्रकृति एक तरह का आपको संदेश दे रही है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। तो लेकिन इंसान प्रकृति के संदेशों को, उनके इशारों को समझ नहीं पाता है, तो इसलिए बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ऐसे और भी टॉपिक हैं जैसे पानी का है, लेकिन आज के दौर में पर्यावरण और जो वेस्ट मैनेजमेंट है मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरत है काम करने की। बिल्कुल जरूरत है काम करने की। और आपने जो बोला ना कि अब बेवक्त बारिश हो जाती है, हमें लगता है वाह बारिश आ गई, चले जी पकौड़े बनाते, चाय बनाते, एंजॉय करते हैं। और अगर बालकनी सजा रखी है, खूबसूरत बालकनी और ऐसी जगह पर है जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, तो बारिश के मजे ही अलग है, जो कि आजकल जो हम लोग हैं काफी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि जो बारिश हो रही है क्या ये वाकई में मौसम है? अभी जैसे मानसून जो है अब आई थिंक दस्तक दिया है उसने, लेकिन जो बारिशें हैं वो पहले से शुरू हो रही है। लेकिन क्या वाकई में ये सोचने वाली चीज नहीं है? आप अपने दौर में जाइए, कहने का मतलब है अगर आप 40 से 50 के बीच में हैं तो आप उस वक्त में आइए जब आप करीबन 8-9 साल के होते थे और अच्छी समझ होती है 8-9 साल के बच्चे में। तो क्या तब आपने ऐसा देखा था वाकई में जो गर्मी थी वो गर्मी अपना काम करती थी, जो सर्दियां थी वो सर्दियां अपना काम करती थी? तो ईमानदारी से कहीं ना कहीं चोरी तो उसमें भी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से वो काम हो रहा था। लेकिन अब अगर हम इस दौर में आते हैं, अब की अगर हम करंट प्रॉब्लम देखते हैं, उसकी बात करते हैं, तो आज के टाइम पे जो गर्मी है उसका भी काम सही से नहीं हो रहा है। अगर आप देखें, आपको नहीं लगता कि जब से लॉकडाउन हुआ, आई थिंक 3 साल हो गए हैं कोरोना को आए, तो आपको नहीं लगता कि तब से गर्मी में भी बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं? अब मैंने कितनों के मुंह से सुना है कि अब गर्मी में भी वो बात नहीं रही है जैसे। तो ये सब क्या है? ये क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उसकी वजह से, और इसके जो जिम्मेदार हैं वो हम सब ही हैं। जैसे थोड़ी देर पहले जनसंख्या की बात हुई, जनसंख्या में क्या, आप जब जनसंख्या बढ़ी है, लोग बढ़े हैं, पैदावार ज्यादा हुई है, तो हर चीज की पैदाइश होगी, हर चीज, फिर वो चाहे प्लास्टिक हो, फिर वो चाहे ई वेस्ट ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, फिर वो चाहे क्रॉपिंग हो, कुछ भी हो, उसका प्रोडक्शन हर चीज का सबसे ज्यादा होगा। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रवेश मलिक और दिनेश राघव जी हैं। दिनेश जी, प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट पर हम लोग बात करेंगे। तो प्लास्टिक वेस्ट यानी कि प्लास्टिक कचरा, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या है, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो प्लास्टिक की बॉटल है
ये कचरा है और जो पन्नियाँ हैं ये कचरा है, लेकिन इसके अलावा और भी हिडन ऐसी कचरे हैं जो कि प्लास्टिक से ही निर्मित हैं और वो ध्यान नहीं जा पाता हमारा जी। और वो हमारी अनदेखी की वजह से वो कहीं ना कहीं हम उसका जो है उसको आगे लेकर के चलते हैं, जो कि हमारी धरती में आकर के वो जहरीली उसका काम करती है। तो वो हिडन कचरा जो है उसके बारे में आप बताइए कुछ। मैम ये जो प्रियंका जी हिडन जो कचरा है, इस कचरे के बारे में हम कहना है कि ये एक बीमारी का बहुत बड़ा विस्फोट है। इतना बड़ा विस्फोट है कि ये एक कैंसर का तो कहते हैं दवाई मेडिसिन मिल जाती है, फिर इसका मेडिसिन भी नहीं मिलेगी। हाँ जी। इससे बचाव भी कम हो पाएगा। और वेस्टेज जो हमारा प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक गलता नहीं है, काफी सालों तक ये अमर रहता है, जैसे जैसे अमर वरदान मिल गया हो। हाँ जी। तो इसको निजात पाने के एक रिसाइकल भी होता है, इसको रिसाइकल भी किया जाता है, लेकिन इसे उस जगह किया जाए जहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा कम, मुझे ऑक्सीजन में ना मिल पाएगी। ऑक्सीजन में हम इसको वेस्टेज करेंगे, इसमें जहरीली गैस निकलेंगी जो ऑक्सीजन में मिलेगी, और जहाँ तक देखा जाए तो बीमारियां ही ज्यादा फैलेंगी इससे रोकथाम करने के लिए हमारे को इसको ऐसी जगह पर इसको वेस्टेज किया जाएगा, इसको रिसाइकिल किया जाएगा जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और ये बीमारी भी कम फैले, और जिससे हम लोग भी बचे रहें और ये नष्ट भी हो जाए। तो प्लास्टिक जहाँ तक है कि इसको रोकथाम, पहले तो हमें रोकथाम ही करनी चाहिए, कम यूज करना चाहिए उसका, और यूज करें तो ऐसी जगह फेंके, ऐसी जगह इसको वेस्ट करें जहाँ पर इसको आसानी से रिसाइकिल किया जाए, या फिर इसको हम ऐसी जगह वो करें कि इसका यूज कहते हैं ना, यूज एंड थ्रो, बिल्कुल एकदम नष्ट हो जाए, कहीं ऐसी जगह गड्ढे में दबा दिया जाए, नीचे दबा दिया जाए। बिल्कुल ये ठीक कहा इन्होंने। और जो आप पूछ रहे थे कि भी जैसे एक प्लास्टिक की बोतल है या कुछ जो हम मान लो कहीं सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं वो पॉलिथीन है, इसके अलावा भी जब आप कुछ भी बाहर सामान लेने जाते हैं या कोई आप खाने पीने की चीजें हैं, कुछ ग्रोसरीज की आइटम लेते हैं, तो वो सारी चीजें सभी इसमें आती हैं, प्लास्टिक में आ रही हैं। तो ये सारी चीजों को हमें दूर करना होगा। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप लोग अब पूरी रात के 2:17 हो गए हैं, तो आप लोगों के लिए 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आज आपका जो टॉपिक है, तो अगर हम सभी मिलकर और हमारे जितने श्रोता हैं, जो दिनेश जी ने बात कही कि इसका निपटान कैसे करें, तो हम लोग जरूर इस जंग को जीत जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे। और इसके लिए जो समाज है उसके बारे में सोचना जरूरी है और आगे क्या होना चाहिए। सबसे पहला मैं हमेशा कहती हूँ, मतलब मेरी सोच ही यही है कि अगर आप किसी चीज पर डिपेंड हो जाओगे ना, आप कभी उस चीज के बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर ब्लेम करने की भावना आएगी। वही आजकल जो है हम लोग थोड़ा सा उस पॉलिसी की तरफ जाने लगे हैं कि जब हम या तो अपने जो गली जगह का पार्षद है उसको हम ब्लेम करते हैं, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन कभी हमने स्टडी नहीं की है कि वो कितना काम कर रहे हैं और किस किस तरह का, किस किस लेवल पे काम हो रहा है। हम जो है अपने लिए इनिशिएटिव लेना भूल गए। अगर हर व्यक्ति खुद से इनिशिएटिव ले, सफाई का खुद से इनिशिएटिव ले, समझ का कि क्या प्लास्टिक है और क्या रिसाइकिल करने वाली चीजें हैं और क्या रिसाइकिल करने वाली, क्योंकि हर प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। यस, अब जैसे प्लास्टिक की बॉटल है, इसमें एक कोडिंग होती है या बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये रिसाइकिल प्रोडक्ट है। और जो पनियाँ हैं जो बहुत ही चीप प्राइस पे मिलती हैं, जो जिसमें सब्जियां लेके आते हैं, नीली पीली काली पनियाँ जो होती है, जो दुकानदार के पास में होती है, उसका आई थिंक रिसाइकिल नहीं और उसको कोई लेता भी नहीं है। उसका क्या होता है, कभी आपने सोचा है? आपको मैं बताऊंगी उसका क्या होता है। बहुत ये बड़ा टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ में जो दिनेश राघव जी हैं वो है मिशन जागृति से, और प्रवेश मलिक हैं वो है कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज। तो क्या काम है, सबसे पहले सर आप बताइए दिनेश जी कि मिशन जागृति का क्या काम है और किन किन मुद्दों में ये आगे रहती है और कौन कौन से कार्य ये करती है। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसे अब सीजन चल गया है बरसात का, इन मानसून आ रहे हैं और मानसून चल भी रहे हैं, और हमने बीड़ा उठाते हर मानसून में पर्यावरण का, पर्यावरण को
आगे बढ़ाने का। तो हमने एक त्रिवेणी प्रोजेक्ट ले रखा है जिसके तहत हम 3 पौधे लगाते हैं। 3 पौधे जो विकसित होते हैं, छायादार वृक्ष होते हैं, बड़े जो विराट रूप ले लेते हैं, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया और नीम का पेड़ हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, हमारे जीवन को सुरक्षित बनाते हैं। और वैसे हमारी एनजीओ में देखो मैं खुद एक लाइब्रेरी चलाता हूँ जिसमें बच्चों को एजुकेशन के लिए फ्री बुक्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो या कॉलेज का हो। उसके बाद हमारे सिलाई सेंटर्स चल रहे हैं जी, योगा क्लासेज करवाते हैं जी, आर्ट एंड ग्राफ्ट सिखाते हैं, और एक वृद्धाश्रम का हमारा सपना है। वाह, बहुत ही जिसके लिए हमने तिगांव में जमीन भी ले ली, उस पर अब काम भी चल रहा है। और जिस तरह हमारा काम चल रहा है और हमारा एक सपना है कि भी कोई भी माँ बाप किसी कारण भी, मैं ब्लेम नहीं देता किसी बच्चे को, कोई भी किसी कारण भी कोई माँ बाप रोड पे सोता हुआ या भीख मांगता नजर ना आए। उनको सुरक्षा और उनको जिस तरह से हमसे हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। और हमारी एनजीओ अब 15 साल हो गए तकरीबन, बिना रुके, बिना थके, बिना टोके निरंतर चले जा रहे हैं। और समाज में तो हमारे को लोग इस तरह से देखते हैं कि जैसे कि भाई क्या कर जाएंगे लोग। और अभी हाल ही बताऊं, हमारा एक और सपना है, वैसे तो हम हर साल करवाते हैं ड्राइंग कंपटीशन 2 अक्टूबर को। तो मैम 2 अक्टूबर को ड्राइंग कंपटीशन कराते हैं। तकरीबन कितने बच्चे होने चाहिए आपसे मैं एक बार पूछ भी सकता हूँ, तो कितने बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन करवा सकते हैं हम? देखिए, अब सोच पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सोच ऊंची है। पिछली बार हमने 5000 बच्चों को टारगेट किया था और 5000 बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन कराया था। और इस बार 7000 बच्चों का हमारा टारगेट है और सभी बच्चों को येलो टी शर्ट देकर पूरा ग्राउंड पीताम्बर करना चाहते हैं। आपने अभी जब मेरे से पूरा पूछा कि कितने बच्चों को आप सोचते हैं, तो आपने 5000 बोला, मैंने 500 सोचा, उसमें 1 0 कम हो गया। बट अच्छा लगा जानकर के कि हम भी एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। मेरा जो फिगर था उसमें 1 0 और आपने बढ़ाया और उसको 5000 किया, मतलब बहुत अपने आप में। पिछली बार 5000 थे, इस बार 7000 का टारगेट है और एक रिकॉर्ड हम भी रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। सर, हमारे साथ में प्रवेश मलिक भी हैं। सर, आप जो हैं ये क्या है, मतलब आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओज ये क्या है? ये कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के बारे में बताएंगे। इससे पहले जो आपने जब स्टार्टिंग का भी करी, दिनेश जी से पूछा, बताया कि भाई नागरिकों के भी कर्तव्य होते हैं, तो उस पर मैं आपको 2 लाइनें बताता हूँ कि अधिकार पाने से पहले अपने कर्तव्य निभाओ और फिर सीना ठोक के अपना हक पाओ, और जीना है तो जाग जाओ, मरना है तो भाग जाओ। तो आज हमें अगर आगे जीना है तो आपके जितने ये जो टॉपिक्स हैं उन सभी पर हमको मिलकर काम करना होगा। अब आते हैं इसके ऊपर। कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ फरीदाबाद के अंदर ही खासकर लगभग 15,000 के आसपास रजिस्टर्ड एनजीओज और ट्रस्ट हैं। तो जैसे कि हर एक एसोसिएशन के अपनी कॉन्फेडरेशन होती है, उनका एक महासंगठन होता है, उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सभी मिलकर काम करते हैं। तो हमने कई सालों से देख रहा था कि फरीदाबाद में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इन एनजीओज को संगठित करे, इनको बताए, इनको ट्रेनिंग दे, इनको जो भी जरूरत है, प्रोजेक्ट्स कैसे काम किए जाते हैं, या किसी के पास वॉलंटियर की कमी है या किसी के पास स्पेस की कमी है, कुछ भी चीजें हैं, तो वो हम उसको दूर करने के लिए हमने इस कॉन्फेडरेशन का गठन किया है, जिसमें अभी लगभग 60 संस्थाएं हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं आएंगी। और हमें उम्मीद है कि अगले साल या 2 साल में फरीदाबाद की लगभग सभी संस्थाएं मिलके हम लोग फरीदाबाद शहर के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए काम करेंगे। हम ना हमेशा ये कहते हैं कि
अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सोच रखनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर एक सवाल आता है कि हमारे साथ जुड़ेगा कौन। लेकिन आप जैसे लोगों के साथ जब मैं इतने प्रोग्राम्स मैंने किए और जब मैं आप लोगों की सोच सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन एक सही दिशा भी बहुत ज़रूरी है। और वो सही दिशा, सही मार्गदर्शन का काम आप दोनों करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। फिलहाल अभी जो प्लास्टिक वेस्ट जो एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर नहीं ध्यान दिया तो शायद एक प्लास्टिक विश्व हो जाएगा हमारा, और इस पर जीवन पॉसिबल नहीं है। सर, प्लास्टिक एक वैश्विक समस्या जो है, क्यों बन, क्या कारण रहे इसके, कैसे मतलब शुरुआत हुई, क्यों हमने इसको वैश्विक प्रॉब्लम बनने दिया? मैम, ये वैश्विक जो प्रॉब्लम जो हमारी है ना, ये कहते हैं जरूरत आविष्कार जो होता है ना, जरूरत जो होती है आविष्कार जन्म नहीं होती। हाँ। आविष्कार जब भी होता है जब हमें जरूरत होती है। तो हमने अपने सुख के लिए, शॉर्ट कहते हैं छोटे से सुख के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि इस प्लास्टिक को, जैसे हमने गिलास को हमने धोना नहीं है, हम इसको रख देंगे, ये खराब नहीं होना। लेकिन ये प्लास्टिक कैसे पानी पी लिया, इसको ये दोबारा कोई दूसरा बंदा पानी भर के नहीं पी सकता। हाँ जी। तो हमने इसको ना यूज एंड थ्रो के माध्यम से ऐसे बना लिया, इसको हमने लेना और फेंक देना है। और फेंकने का इसका कितना बड़ा विस्फोट होने वाला है ये खुद को नहीं मालूम जी। ये प्लास्टिक से एक कहते हैं ना, प्लास्टिक नहीं, विस्फोट होने वाला प्लास्टिक से जी। जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सारी खराब होने वाली है, तितर बितर होने वाली है, जीवन बिखरने वाला है। हम इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि अगर ये प्लास्टिक पे रोकथाम नहीं ली गई तो हमें बचाने वाला भी कोई नहीं। बिल्कुल। और ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं प्रकृति और नेचर के साथ मतलब खिलवाड़ हो रहा है कि उसको भी नष्ट कर रही है। अब मान लो कहीं पे भी हम ये कचरा प्लास्टिक वगैरह ज्यादा इकट्ठा कर देते हैं, वहाँ जो ये सड़ भी जाता, थोड़ा बहुत सड़ता भी है, जिससे इनके साथ काफी चीज मिलकर ये सड़न पैदा करती है, जिससे जो भूमि है ना वो भी बंजर हो जाती है। अब प्रकृति कैसे बढ़े? हम चाहें तो भी ना उस जगह पर बंजर भूमि को उपजाऊ नहीं बना सकते जब तक हम वेस्ट, ये कचरा प्लास्टिक और ये जो बोतल्स वगैरह हैं, हम इनको नष्ट नहीं कर सकेंगे, जब तक हटाएंगे नहीं, जब तक मतलब इसका एक सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे ना, जब तक ये बहुत बड़ा विस्फोट रूप लेने वाला है। और रोकथाम बहुत जरूरी है। और इसका जो रिसाइकल हमने किया करने की मतलब कोशिश करते हैं जी, सही तरीके से हम कर नहीं पा रहे, और कहीं ना हम इसमें चूक कर रहे हैं, और जीवन बहुत ही जटिल होने वाला है। इस समस्या से सुलझाना पड़ेगा। जी, सुलझाना बहुत ज़रूरी भी है। मैं दोबारा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि ये सिर्फ किसी संस्था, किसी एनजीओ, किसी गवर्नमेंट का ही वो नहीं है, रोल नहीं है। अगर हम जो हैं इस देश के निवासी, हमारा पूरा हक है। अगर हमारा हक सब चीज़ में है तो जो हमने कचरा फैलाया है उसके निपटान में भी हमारा ये पूरा दायित्व बनना चाहिए, कर्तव्य बनना चाहिए कि हम उसके निपटान में आगे बढ़े। दोबारा बोलूँगी, इंडिविजुअली काम कीजिए और इनिशिएटिव लीजिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर, दुनिया, अब अगर आप अपने भारत देश की बात करें, क्योंकि आप जो है पूरे मतलब एनजीओज का पूरा आपका है, तो सर किस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है? क्योंकि वेस्ट पर भी हम बात कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है जो इस वक्त आपको लगता है कि यार इस पर काम होना चाहिए खास तौर पे? अभी जो दिनेश जी बता रहे थे कि लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है, तो मुझे लगता है कि यदि व्यक्ति खुद से जाग गया तो आधी से ज्यादा समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अब हम हमेशा ही मान लो सरकार को या किसी अधिकारी को, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते रहे। मैं एक बार देख रहा था, हमारे घर के सामने ही एक आंटी जी आती हैं और वो पॉलिथीन में सुबह सुबह अपना कचरा लेकर, सामने ही एक वो डस्टबिन भी रखा है वहां पर गवर्नमेंट ने, लेकिन वो थोड़ा सा दूर होने के कारण उसमें नहीं फेंकती है और साथ में ही बाहर फेंक देती है। तो फिर वो देखा कि एक बार उसने फेंक दिया, फिर दूसरी बार एक और घर के आए, फिर तीसरी बार एक और घर के आ गए, तो करते करते सारी गंदगी हो गई। और फिर अगले दिन जब उठते हैं कि फिर वो बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं कि देखो ये नगर निगम वाले या प्रशासन कुछ भी काम नहीं करता है और इन सब को तो हटा देना चाहिए, इनको गोली मार देनी चाहिए।
तो फिर मैंने एक दिन उनको कहा, हाँ चलो ठीक है मैं इनको देखता हूँ। तो फिर मैंने एक दिन छुप के उनकी वीडियो बनाई, जो लगातार वहीं पर कचरा डाल रहे थे। और कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए, ये हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन वो बात फिर जब उनको दिखाया तो वो बहुत शर्मिंदा हुई। तो हमें लोगों को जगाना पड़ेगा, जैसे इनकी संस्था का नाम है मिशन जागृति, तो इनका काम है लोगों को जगाना। तो जब लोग जाग जाएंगे तो आधी से ज्यादा बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आपने ना बड़ा सटीक जगह पे एक वो पॉइंट किया है कि डस्टबिन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जस्ट ये कि आपको 2 3 4 कदम और चलना है, या मान लेते हैं 10 कदम चलना है, आप वो बचने के लिए आपने एक खाली जगह जिसका कोई दूर दूर तक रोल नहीं था वेस्ट को वहां पे डालने का, और वहां पे आप डाल के, और आप ना हफ्ते भर बाद देखें वो जगह ही कूड़े डालने वाली बन जाती है। ऐसे आप शहर की तो बहुत दूर की बात है, आप अपने घर के आसपास कहीं गली में कहीं आपको ये चीजें दिख ही जाएगी। किसी का खाली प्लॉट अब अलॉट थोड़ी हुआ है कि आप उसमें कचरा डालें, अब वो कचरा डालने वाली जगह बन जाती है जिस पर किसी का भी हम ही ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और रोड है इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रोड जो हैं आजकल दिल्ली एनसीआर में काम चल रहा है तो देखने को मिलते हैं, जहाँ स्ट्रीट लाइट वगैरह सब कुछ एकदम एक परफेक्ट बना हुआ है। लेकिन हम लोगों ने एक सिंपल जगह को, जो एक बहुत खूबसूरत वो लोकेशन है, उसको भी हम लोगों ने कचरे से भर दिया है। मैं वही कह रहा था कि जैसे अभी अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो लगभग मुझे लगता है कि करीब 10-15 हजार टन के आसपास कूड़ा रोजाना या उससे भी ज्यादा होगा कि वो कूड़ा निकलता होगा। उसमें से थोड़ा बहुत ही हम लोग प्रोसेस कर पाते हैं, जहाँ जगह वहां पहुंचाते हैं, बाकी सारा का सारा कूड़ा चारों तरफ फैला रहता है और वो ही गंदगी करता है। और इसी कारण जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो अगर हमें अपने आप को, अपने शहर को, अपनी कॉलोनी को, अपने कस्बे को आगे लेकर जाना है तो ये छोटे छोटे हमें कदम उठाने पड़ेंगे। यस, ये तो बात हुई थल की, यानी कि जमीन की। अब बात, ये सवाल आप दोनों के लिए है, प्रवेश जी और दिनेश जी, कि अब बात कर लेते हैं जलीय जीव जंतु की। हमारे वेस्ट से, अब उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स हैं, प्लास्टिक की रस्सियां हैं, प्लास्टिक के नेट हैं, ये सारा कुछ वेस्ट जो है पानी के अंदर जाते हैं। अब जो बेचारे जीव जंतु हैं उनको नहीं पता कि क्या है, ये मानव निर्मित है या क्या है, कहाँ से आया नहीं पता, किसी के गर्दन में फंसा है, किसी के हाथ में मतलब ऐसे फंसे, वो उनकी जो जिंदगी है वो ऐसी हो जाती है कि क्या हमने, जो भगवान ने हमें दिया है, क्या हमने ऐसे सोचा था कि इसको ऐसे कर देंगे। कितने सारे वीडियोस हम देखते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था सर कि एक कछुआ था जो उसकी नाक से प्लास्टिक का एक पूरा एक लंबा सा कुछ एक कहे कि एक टुकड़ा निकाला था। वो कितने टाइम से उसकी नाक में था, और आपको निकालते वक्त सर हमें जरा सा कट जाए तो कितना खून निकलता है, उसकी नाक पे था। और जब वो निकाला तो मतलब वो ऐसा था ना कि हम लोगों की वजह से ये कितने प्रॉब्लम में है। सर आप क्या कहना चाहेंगे प्रवेश, दिनेश जी? मैं यही बोलना चाहूँगा, जो हमारी वजह से जो जलीय जीवों की इतनी दुर्गति हो रही है, इतना उनको कष्ट सहना पड़ रहा है और हमें तरस भी नहीं आ रहा, और उसके बावजूद भी हम फेंके जा रहे हैं। मानो ये तो उनके फंस गया, अगर वो मर जाते हैं, मर के जल में सड़ जाते हैं, सड़ने के बाद जो बीमारियां बनती हैं वो किसको लगेंगी? हमारे को लगेगी, वो बाकी जीव जंतुओं को भी लगेगी, बाकी जीव जंतुओं को भी लगेगी, हमें भी लगेगी। और हम जानबूझकर ऐसा पाप करते हैं, प्रकृति की बनाई हुई चीज को हम नष्ट कर रहे हैं, सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने जो बनाए हैं जीव जंतु, हम उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या हक है हमारे को? कोई हक नहीं है हमारे को किसी के जीवन से खिलवाड़ करने का। उन्हें क्या पता, उन्हें क्या पता कि ये प्रकृति के बनाई हुई जड़ी बूटियां या मानव का बनाया हुआ कोई भोजन है, या फिर उनके बनाया हुआ एक जाल है जो उनके जीवन को नष्ट कर रहा है। जी, इस जीवन को नष्ट करने से बचाने के लिए हम ही रोक सकते हैं, और इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है।
और इसी तरह से जैसे जो जल में है, ये तो समुद्र की बात हो गई, हम नदियों में, तालाब में आज भी बहुत सारे जो झारखंड या कहीं और दूसरे राज्यों में अभी भी लोग कुओं से या तालाबों से पानी लेते हैं। तो जो आप प्रियंका बता रहे थे कि भाई एक अगर वहां पर कोई जैसे कछुए की बात बताई, तो या कोई और जीव जंतु उसमें पड़ जाता है, सड़ जाता है, तो पूरा पानी बेकार हो जाता है और फिर वहीं से लोग भाग जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि लोग भाग बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक था, अचानक ये बीमारी कैसे लगी। तो ये ऐसे ही बीमारियां लगती हैं कि जब वो प्रदूषित पानी पीता है और या कुछ खाना खाता है, तो ये जितना भी होता है उस वजह से उनको बीमारियां लगती हैं और वो फिर आदमी के पूरा जीवन काल संकट में पड़ जाता है। इसी तरीके से जब हम ये जो ये कूड़ा होता है, आपने देखा होगा कि हजारों जो पशु हैं वो खुले में घूमते हैं और वो जब भूख से तड़फ रहे होते हैं तो वो पॉलिथीन भी खा लेते हैं। हाँ। अभी पीछे ही एक कहीं मैंने पढ़ा कि एक गाय के पेट से लगभग 60 किलो ये पॉलिथीन निकली है। तो वो सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए थे, लेकिन स्तब्ध रहने से या बात करने से कुछ नहीं होता, इसके ऊपर हमें काम करना होगा। तो जब व्यक्ति विशेष अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ लेता है तब ये काम होगा। जो मैं बता रहा था कि लोग कूड़े को कूड़ेदान में नहीं डालते, तो ऐसे ही जब हम इसको वेस्ट मैनेजमेंट को भी अलग अलग कूड़ा हम करके डालेंगे तो वो ही जाकर आगे हमारा भविष्य निर्धारित करता है। यस, ये जो बात आपने बोली है ना, ये बिल्कुल सही बोली है। और वो गायें अब कहीं की खुशनसीब थी जो बच गई और उनके पेट से जो है वो पॉलीथीन निकाल ली गई। कितने जीव जंतु हैं जो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, सिर्फ उनको नहीं पता होता कि हम क्या खा रहे हैं। अच्छा, एक जो चीज़ हम क्या करते हैं कि पशुओं के बारे में सोचना है, अच्छी बात है, लेकिन उसका जो खाना है, जैसे आटा जो है वो ज़्यादा गुथ गया, तो अब जितनी रोटी बनानी थी बना ली। अब उसको आटा जो है वो तुरंत यूज़ करने वाली चीज़ होती है, अगर आप उसे फ्रिज में रख दोगे तो जहरीला हो जाएगा। उसको जो बासा होने के बाद में उसे नहीं बनाना चाहिए। ये हमारा आयुर्वेदा भी कहता है कि हमेशा ताज़ा खाइए, और ख़ासतौर पे जब आटे की बात होती है तो वो उसको बासा नहीं खाना चाहिए कभी भी। तो हम लोग जो बचा हुआ आटा होता है उसको बड़े आराम से, कि मिट्टी ना लगे, ठीक है, गौ माता को हम खिला रहे हैं, हम क्या करते हैं, पन्नी के ऊपर आटा रख देते हैं। अब वो आटा जो है पन्नी पे चिपक जाता है। अब वो गाय आई बेचारी, उसको नहीं पता, उसने वो पूरा खा लिया। इस तरह से सोचिए वो कितना खाने के साथ प्लास्टिक खा लेती है। क्या नहीं लगता आपको कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पुराने ज़माने में कुल्हड़ का इस्तेमाल होता था, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, घड़े का तो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। एल्कलाइन वाटर चाहिए तो हम घड़े को ही प्रेफर करते हैं। ठंडा पानी चाहिए और नेचुरली वो ठंडा पानी है वो अगर चाहिए, फ्रिज की तरफ नहीं आपको जाना है, तो मटके का पानी जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। कैसे बना है? मिट्टी से बना है। तो क्या हम अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव नहीं ले सकते? क्या ये हम सोच डेवलप नहीं कर सकते हैं कि जो हम डॉग हैं, स्ट्री डॉग्स हैं, हम उनको खाना दे रहे हैं, पन्नियों में डाल के देते हैं, बेचारे वो खा लेते हैं, हम उनके लिए एक मिट्टी का बर्तन खरीद लें, या गाय को हम खाना देते हैं, हम उनके लिए एक मिट्टी का बर्तन ऐसा खरीद लें जो परमानेंट उनका है। तो क्या ये हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के काम में एक स्टेप आगे नहीं हो जाएंगे हम लोग? तो ये जो है सोचने वाली चीज़ है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, आपसे मैं दोनों से ही जानना चाहूँगी कि प्लास्टिक के टाइप्स जो हैं इसके बारे में अगर आप बताएं तो लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगी इसके टाइप्स के बारे में। जी, प्लास्टिक तो बहुत तरीके का होता है। अभी जब सरकार ने जब इस पॉलिथीन के ऊपर बैन लगा दी थी कि इतने माइक्रोन से इतने माइक्रोन का आप लगा सकते हैं, इस तरह से जैसे ये बोटल्स होती हैं, इनके अभी जो आपने बताया था कि उनके नीचे कुछ नंबर लिखा रहता है जिससे शायद ये पता चलता है कि ये दोबारा से रीयूज हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस तरह से जैसे हम जितने भी जो हम कुछ पेय पदार्थ होते हैं वो भी प्लास्टिक में आ रहे हैं, या जो हम ग्रोसरी लेने के जाते हैं वो आते हैं, या हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो प्लास्टिक में आते हैं। तो उनसे भी ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और बड़ी जल्दी हम उन चीजों को बदल देते थे। तो वो बदलने के कारण वो उसके बाद कहाँ
यूज हो रहा है उस प्लास्टिक का, या हम जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ अधिकतर जो कटलरी या कुछ भी जो है चीजें वो प्लास्टिक की होती है। तो वहाँ हम कोशिश करें कि ऐसी जगह पर जाएं कि जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उसमें काम कर सकें, वैसी जो स्टील की हो। और इसी के लिए हमने अपनी जितनी भी एनजीओज हैं उनको हम बोलते हैं कि हर एक एनजीओ नहीं तो कुछ अपनी अपनी जगह पे कुछ एरिया बांट लें। तो फरीदाबाद में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो क्रॉकरी बैंक चलाते हैं। यदि आपके घर में कोई शादी है, फंक्शन है, तो उसमें आप वो क्रॉकरी वहां से ले सकते हैं। कोई सामूहिक कार्यक्रम है वहां ले सकते हैं। हमने देखा है कि कई बार आपने भी नोट किया होगा, जब कोई शादी समारोह या कुछ होता है तो उसमें बेफालतू का इतना प्लास्टिक यूज होता है, और फिर जब वो शादी होने के बाद वो प्लास्टिक वहीं फेंक दिया जाता है। तो वो ही फिर गाय या कोई और पशु उसको खाता है, या वो फिर प्लास्टिक जाकर किसी नाली में रुक जाता है। फिर वो पानी की प्रॉब्लम आती है। तो फिर पानी की जब प्रॉब्लम आती है तो फिर नगर निगम को बोलते हैं, फिर नगर निगम को बोलते हैं, फिर वो हड़ताल होती है, फिर हड़ताल होती है, पुलिस आ जाती है। फिर मतलब एक छोटी सी पॉलिथीन से इतना बड़ा आक्रोश हो जाता है। तो अगर हम जड़ पे जाएं तो हमारी जड़ ही ये है कि प्लास्टिक है। तो पानी रुक गया, या उन गायों ने खा ली, या इसलिए हम ये क्रॉकरी बैंक और इस तरह से हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग। अभी कई बार हमने देखा है कि जैसे अभी जो लोग अपने ऑफिसेज में काम करते हैं या कहीं ट्रेवल भी कर रहे होते हैं तो वो अपनी क्रॉकरी साथ रखने लग गए हैं। और मैं आज क्योंकि बड़ा ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, अभी 3 बजने वाले हैं, तो हम पहले भी हम लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन आज हम सबके सामने ये कहना चाहते हैं कि भी आज के बाद ना हम प्लास्टिक, जब भी हम मंडी में जाएंगे तो अपना एक कपड़े का थैला लेकर जाएंगे जो हमारी मम्मी पापा या पुराने टाइम पर लेकर जाते थे। तो उसको हम दोबारा से चलन करेंगे और उस फैशन को वापस लेकर आना है। अभी लोग क्या है कि उस थैले को लेने से शर्माते हैं या उनको अपना स्टैंडर्ड नहीं लगता है। तो लेकिन अगर हमने जीना है, जो अभी दिनेश जी शुरुआत में कह रहे थे कि हम अपने बच्चों के भविष्य को कैसे संवारते हैं या आने वाले पीढ़ी को हम क्या देकर जाना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए हमने इस तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम प्लास्टिक तो इतने सारे हैं कि हर जगह पर ही प्लास्टिक है, और इससे अछूता होना, इससे दूर पाना मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। यस, नामुमकिन नहीं है, और कुछ भी नामुमकिन नहीं होता अगर आपने सोचा है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आती हैं, तो ये तो जिंदगी का पार्ट है ना। जब हम पैदा हुए हैं और हम कर्म करने के लिए हुए हैं, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, बड़े चैलेंज, छोटे चैलेंज, हर तरह की चीज आएगी, लेकिन डरना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, जैसे कि सर ने भी कहा है। दिनेश जी, आप मिशन जागृति से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग गांव में भी जाते होंगे। बिल्कुल। अभी की स्थिति, जैसे सिटीज की बात करते हैं, तो यहाँ तो एक भारी मात्रा में जो प्लास्टिक कचरा है, और कचरे की तो बात ही दूर करते हैं, हम सिर्फ प्लास्टिक कचरे की बात कर रहे हैं, एक बड़ी मात्रा में निकलता है। गांव जो है, क्या अभी इससे छूता है या फिर ये उसी लाइन में है? प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस बात का जवाब भी मैं बहुत ही सरल तरीके से दूंगा। गांव को छोड़कर लोग शहर में आ रहे हैं। हाँ, गांव को छोड़कर लोग शहर में आ रहे हैं कि वहाँ तरक्की है, विकास है और बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत कुछ है। लेकिन वो बहुत सी सुविधाएं, बहुत सब कुछ होने के बाद यहाँ इतना ज्यादा जनसंख्या हो जाती है जहाँ पर रुकने के लिए, ठहरने के लिए जगह नहीं है जी। खाने पीने के लिए बर्तन नहीं है, प्लास्टिक यूज हो रही है। आप किसी भी रेडी ठेले पे जाएंगे, गोलगप्पे वाले के पास जाएंगे, वो प्लास्टिक की कटोरी पकड़ा देगा, उसे खा के आपने रोड पे फेंक देना है। वो शहर में, गांव में नहीं होता ऐसा। गांव में नहीं है। गांव में आज भी मिट्टी के बर्तन, चीनी के बर्तन जो होते हैं वो यूज होते हैं, या स्टील के बर्तन होते हैं, यूज होते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक के गिलास चलेंगे। आप कहीं भी देखेंगे आजकल ना, कॉफी शॉप पे चले जाओ, कहीं भी जाओ, प्लास्टिक का कप होगा, प्लास्टिक का गिलास होगा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंका जी, अभी पिछले साल हमने यशपाल यादव जी रहे कमिश्नर नगर निगम में, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी
जी जी कचरा मुक्त फरीदाबाद। जी, कचरा मुक्त फरीदाबाद। उस फरीदाबाद कचरा मुक्त में हमारे एनजीओ को उसमें एक अहम रोल दिया गया था कि आप भी इसके साथ नगर निगम के साथ काम करेंगे, और हमने उसमें काम किया। और हम जहाँ कचरा लोग फेंकते थे, इको ग्रीन भी चलती थी, लोग इको ग्रीन में ना फेंक के सुबह ड्यूटी जाते थे और पॉलीथीन को यूं घुमाते थे उंगली से और वो कचरे पे फेंका। ये वो आज भी मैं देखती हूँ, आज भी देखती हूँ मैं जी। और हम वहाँ खड़े रहते थे, हम उनको रोकते थे, तो हमसे कहते थे तेरा क्या है। तो कई बार लड़ते भी होंगे दिनेश जी आपसे? बिल्कुल सर, मेरे से लड़ाई भी की, लड़े भी और गाली गलौज भी की। फिर मैं कहता हूँ सर मैं तो सेवक हूँ। अरे आप तो ये कह रहे हैं, एक बार कहते हैं कि ऐसा कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने एक बार टोका, मेरे को भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ। यानी कि एक सही राह अगर किसी को दिखाओ तो बुरी लगती है कि आपको क्या। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमारे साथ में एक लेजर वैली पार्क है, हमने मिशन जागृति की एक टीम तैयार की। टीम तो हमारी है ही, लेकिन हमने कचरा मुक्त वो पार्क करने की कोशिश की, क्योंकि शाम के टाइम वहाँ ना लोग अपनी फैमिलियों को लेके जाते थे और वहाँ से कभी किसी ने कुछ खरीदा, किसी ने कुछ खरीदा, किसी ने नमकीन ली, किसी ने फुल्ले लिए, किसी ने कुछ लिया, पॉपकॉर्न वगैरह खाए और वहीं कचरा फेंक दिया। मॉर्निंग में हम जाते थे, उसको साफ करते थे। वो बड़ी बड़ी पॉलिथीन ब्लैक कलर की जो आती है, वो हम कचरे की वो भर के हम चार पांच हम मतलब हफ्ते के हफ्ते उसको साफ करते थे। एक दिन हम शाम के टाइम वहाँ पर हमने विजिट की, वहाँ करे वो जो नमकीन वाले हैं, गोलगप्पे वाले हैं, वो पार्क के अंदर आके बेच रहे थे। उन लोगों को हमने साइड करा कि तुम्हारा पार्क है ये। मेरा पार्क तो सबका है, लेकिन इसको स्वच्छ रखो, साफ रखो। गोलगप्पे हम भी तेल से खाएंगे, लेकिन अपने साथ एक अलग से एक थैला रखो जिसमें डस्ट जाए, और अलग जहाँ डस्ट गिरने की जगह है वहां डाला जाए। सरकार ने एक इको ग्रीन निकाली है घर घर भेजाने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं कि सुबह हमें ड्यूटी जल्दी जाना होता है जी, इको ग्रीन नहीं आती, इसलिए हम इसको यहाँ फेंक रहे हैं। अरे भाई, यहाँ फेंकने की जगह नहीं है। कल को आपका रिश्तेदार आएंगे, कोई गेस्ट आया आपका, या आपके बच्चे के रिश्ते करने वाले आए, कहेंगे इनका तो शहर ही गंदा है, मेरे बेटी की शादी क्यों करूं यहाँ पे। बहुत सी चीज प्रॉब्लम आती है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आप वहाँ खड़े, हमने तो चौक पे खड़े होकर भी ड्यूटी दी है सुबह 5 बजे, लेकिन फिर भी पब्लिक अपने उससे बाज नहीं आती। तो पब्लिक को तो सुधारा नहीं जा सकता जब तक उनको दंडित, कहते ना, भय बिना प्रीत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी जरूरी है। यस। अच्छा, एक जो आज के टाइम पे ना बड़ा ऐसा हो गया है कि हाँ, थोड़ा सा ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जब हमें ध्यान रखना है कि कचरा क्या है, प्लास्टिक कितना हमारे लिए नुकसानदायक है, या ई वेस्ट क्या है। लोगों को नॉलेज हो रही है, जानकारी हो रही है। और आपने गोलगप्पे वाले का एग्जांपल दिया, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिनेश जी कहना चाहूँगी कि प्लास्टिक के जो कटोरे हैं, कटोरियाँ आजकल बहुत कम हो गए हैं। आज के टाइम पे पता है क्या चलता है, वो कागज के जो पत्तल होते हैं ना, अब उसमें बताते हैं कि क्या चेंजेस, क्या चीज़ें होती हैं। जो आप बाहर से देखेंगे वो पूरा का पूरा कागज का बना है, तो थैंक गॉड कि चलो कागज है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो उसके अंदर कोटिंग होती है प्लास्टिक की होती है। यस, अब उसका क्या करें? अब वो इतना सा प्लास्टिक है, क्या उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, या क्या तैयार है हम उसके ऊपर एक मोटी रकम लगाने के लिए? ये सोच जो है, अगर हर किसी के अंदर आ जाए, अगर ये सोच हो कि जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कितना प्लास्टिक है और क्या इसका रीयूज, रिसाइकिल है, अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ हम ध्यान में रखेंगे तो मेरे हिसाब से मांग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लास्टिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, और सर, प्लास्टिक कचरा कम करने के क्या फ़ायदे हमें और हमारी जो पृथ्वी है, जो पर्यावरण है, आप दोनों के लिए सेम क्वेश्चन है, जो मिलेगा हमें, हमारी पृथ्वी को, हमारी हेल्थ पर उसका क्या अच्छा असर पड़ेगा, क्या असर होने वाला है? प्लास्टिक जो हमारा जो प्लास्टिक से जो हेल्थ पे असर पड़ेगा, बहुत ही बेकार पड़ने वाला है। हमारी आने वाली जनरेशन को भी बहुत हम अच्छा गिफ्ट नहीं देके जा रहे हैं। उनकी भी सेहत पर, उनके शरीर पर, उनके हर चीज पर फर्क पड़ने वाला है।
देखो ज्यादातर लोग आगे ना आने वाले जनरेशन में, क्या किसी ने कहा है कि जनरेशन में आगे वाले ज्यादा उम्र नहीं होगी, यस, ज्यादा उम्र नहीं होगी, क्योंकि हमारे को वो स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा, वो चीज नहीं मिल रही जो पहले के लोगों को मिलती थी कि भाई 100 साल जी गए, 200 साल जी गए। इससे उम्र भी कम हो रही है और बीमारियां फैल रही हैं, विकलांगता फैल रही है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगी, आपने बोला कि आने वाले टाइम पे एज कम होने वाली है। एक जो कम्युनिटी है, हम ऑलरेडी उनकी उम्र को कम कर चुके हैं, खास तौर पे वो लोग जो सफाई करने का काम करते हैं, और खास तौर पे जो डंप यार्ड्स होते हैं वहाँ से सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, वो अलग करते हैं। सर वाकई में उनकी जो स्थिति है वो बहुत सोचने वाली। उनकी उम्र वाकई में जो हम लोगों की उम्र है उससे थोड़ी और कम हो गई है, क्योंकि वो जो काम करते हैं, हर तरह की जहरीली गैसें वो शरीर में उनके जा रही है, हर तरह का जो पोल्यूशन है वो ले रहे हैं अपने शरीर में, जिस वजह से उनके शरीर में अब जो वो कैपेसिटी है, जो इम्यूनिटी है, वो नहीं बची है। इसलिए जो हमारी जो नॉर्मल एज है उससे भी कम वो लोग जी पाते हैं। तो ये ऑलरेडी दयनीय स्थिति हमारे वर्ग की हो चुकी है। और इसी तरीके से जैसे अभी जो कैंसर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको कैंसर के बढ़ावे में भी इसका प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है। अभी आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग जब चाय भी पीनी होती है तो चाय की दुकान से वो गर्मा गर्म चाय उस थैली में डालता है और लेके आता है। हाँ। या हम कहीं रेस्टोरेंट से कुछ सामान लेते हैं तो वो उस प्लास्टिक में डालता है, तो वो हमें नहीं पता कि वो प्लास्टिक उस जितना जो गर्म उसमें डाला है वो उसको सहन कर पाने की क्षमता है या नहीं है। तो वो जब वो घुलकर जब हम वो खाते हैं या पीते हैं तो वो हमारे शरीर में चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों में, छोटे बच्चों में, बड़ों में, और अब तो जो गांवों में भी ये कैंसर जैसी और गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। तो इसका बड़ा जो रीजन है वो एक तरह से ये प्लास्टिक ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो आपने छोटा सा एग्जांपल दिया है कि जब पन्नी में चाय बांध करके लाई जाती है और स्वाद से पिया जाता है कि वाह मजा आ गया चाय का, लेकिन जो चाय छन्नी है जिससे हम चाय छानते हैं वो भी प्लास्टिक की होती है, उससे कितना नुकसान हो रहा है। या फिर माइक्रोवेव का चलन आजकल बहुत ज्यादा चल गया है। प्लास्टिक के बाउल होते हैं जिसमें खाना हम डाल करके गर्म करते हैं, कितने जहरीला खाना जो है वो हम खा रहे हैं। और सर ने बिल्कुल सही कहा, कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो साथ साथ जो प्लास्टिक है उसको तो बढ़ावा मिल ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ पॉल्यूशन को भी बढ़ावा मिल रहा है। हाँ जी दिनेश जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं कह रहा था कि जैसे सर बता रहे हैं बीमारियां बढ़ रही हैं। आज का देखोगे ना, आज का पॉल्यूशन इतना है, मैं अपने ही एरिया की बता देता हूँ, कम से कम 10 से 12 मरीज ऐसे हैं जो कैंसर के हैं। किस कारण के हैं? ज्यादा नहीं वो बड़ी बात करता, मेरे फादर खुद कैंसर से भी 1.5 साल पहले खत्म हुए। तो मैं तो यही कहूंगा, जो बीमारियां फैल रही हैं कचरे के कारण फैल रही हैं, इस कचरे से निजात पाने के लिए हमारे को खुद जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना। और ये बीमारी लाइलाज है, इनका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज हमारे ही हाथ में है। जिस तरह से कहते हैं डॉक्टर कहते भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप वो तो है ही, चलो मानते हैं वो अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, पर तुम क्या काम कर रहे हो, हम क्या काम कर रहे हैं? इस वेस्टेज को कैसे रोका जाएगा? इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा एक पहाड़ बन गया शहर के हर कोने पर। पहले हम कहते थे वो पत्थर का पहाड़ और अरावली पर्वत है, अब बच्चों को क्या बोले, ये कूड़े का पर्वत है, ये हमारे द्वारा दिया गया हुआ है। यस, ये हमारी उपज है। हाँ, आपने जो बोला ना ये बिल्कुल सही बोला। और अभी मैंने ये किस्सा जो है अभी बाहरी शेयर भी किया था, क्योंकि प्लास्टिक मैं ना बड़ा अट्रैक्ट होती हूँ इससे, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, और साथ ही मैं अपने तरफ से क्या लोगों को मोटिवेशन दे सकती हूँ, किस तरीके से मोटिवेट कर सकती हूँ कि वो प्लास्टिक का यूज कम करें। मेरी हमेशा से ना ये कोशिश रहती है। आपने बिल्कुल सही बोला कि कूड़े के ढेर हैं वो पहाड़ का रूप ले चुके हैं। जब मैं छोटी होती थी तो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ सभी जानते हैं कि दिल्ली में कहाँ कहाँ
पहाड़ हैं और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सभी को मालूम है कि कहाँ पे कूड़े के सबसे ज़्यादा ढेर है। तो मैं जब छोटी थी और कभी मेरा गुजरना होता था वहाँ से, मेरे ताया जी का घर पड़ता था, तो जब भी जाना होता था ताया जी के घर और वहाँ जब रास्ते से निकलते थे तो मैं कहती थी देखो देखो वो रहा पहाड़। मतलब मेरे को लगता था कि पहाड़ के लिए तो दूर जाना पड़ता है, यहाँ तो पास में पहाड़ है हमारे। तो मेरे पापा मुस्कुरा देते थे। ठीक है, फिर एक दिन उन्होंने बताया मुझे, जब बहुत उन्होंने सुन लिया कि अच्छा इनकी जो अब बच्चा है, अब इसकी जो सोच है वो डेवलप हो रही है, अब इसको यहाँ पे सही शिक्षा देनी चाहिए। आप यकीन मानेंगे मेरे पापा ने वो कर्तव्य अपना निभाया, जो कि मुझे लगता है कि हर बच्चे के साथ में ये बात होनी चाहिए। मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा ये जो पहाड़ है ना, जो दूर वाले पहाड़ होते हैं ना, वो पत्थर के पहाड़ होते हैं, जहाँ पर हरियाली होती है, जहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, जहाँ ठंडी हवा होती है और जहाँ बहुत अच्छा लगता है और जहाँ बच्चों को छुट्टियां मनाने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन बेटा ये वो पहाड़ है जहाँ से बदबू आती है, जहाँ बहुत सारा कूड़ा। और पता है ये कैसे हुआ है कि आपने आइसक्रीम जो खाई, उसका जो प्लास्टिक का कवर था वो है इसके अंदर। और आपको पता है जो हम सब्जियां लेके आए उसकी जो पॉली बैग्स थी वो है इसके अंदर। और आपको पता है आप जो भी चीजें सोचो क्या सोच सकते हो। फिर मैंने उनको बताया कि पापा हम ये भी इस्तेमाल करते, बेटा वो भी उसके अंदर है। मम्मी पापा हमने ये भी इस्तेमाल किया था, बेटा वो सब कुछ उसके अंदर है। उसमें आपका, हमारा, इनका, उनका, पड़ोसियों का, सबका कचरा है। और ये वो पहाड़ है। आप यकीन मानेंगे मेरे पापा ने इतने अच्छे से वो चीज एक्सप्लेन की कि वो मेरे दिमाग में छप गई। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कुछ ऐसा ना हो जिससे मुझे गिल्ट हो कि मैंने अपने पर्यावरण को दूषित किया है। भले ही मैं 4 बातें सुनूंगी लोगों से, भले ही लोग मुझे भला बुरा बोले, लेकिन मैं टोकना नहीं छोड़ूंगी, मैं उनको बोलना नहीं छोड़ सकती हूँ। ये अगर आप मन में ठानते और खुद से अगर ये सोचते हो और इनिशिएटिव लेते हो तो डेफिनेटली ज्यादा नहीं कुछ तो चेंज आएगा ही जी। इसलिए हमने अभी कॉन्फेडरेशन के माध्यम से हम जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको आमंत्रित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ज्यादा ज्यादा जो स्कूल्स हैं उनमें आप बताएं। जैसे आपके पिताजी ने, आपके पापा ने बताया और वो बातें आज तक आपको याद हैं और उसके ऊपर आप काम भी करना चाहते हो। तो ऐसे ही जब बच्चों के दिमाग में जब आ जाएगा, मुझे याद है जब अभी दिनेश जी बता रहे थे तो उस वक्त जब फरीदाबाद में पूरा पॉलिथीन के लिए और साफ सफाई के लिए जब माहौल चल रहा था, तो जब हम लोग स्कूलों में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तो माँ बाप हमें बताते थे कि अब हम जब हम गाड़ी में निकलते हैं तो एक कोई डस्टबिन या कुछ सामान ऐसा लेकर चलते हैं। अगर हम कुछ खा पी रहे हैं तो वो सारा उसी में डालते हैं, अगर हम बाहर फेंकते हैं तो बच्चे तुरंत रोक देते थे। तो बच्चों के ऊपर और उनके दिमाग पर, उनके मानसिक उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें लगता है कि यदि हमें इन चीजों से जल्दी बाहर आना है या जल्दी हमें ठीक करना है अपने समाज को, अपने सिस्टम को, अपने पर्यावरण को, तो हमें बच्चों को ही इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा। और बच्चे जब जाग जाएंगे तो और बच्चों की बातें भी सभी पेरेंट्स मानते भी हैं। बच्चों को क्या है कि अभी हमारे जो इको बीन वगैरह जाते हैं कूड़ा लेने के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा जैसे आप बता रहे हैं बच्चों को शिक्षा देना, बताना, बच्चों को भी बताना चाहिए ना ये क्या चीज है। तो मैं बैठा हुआ था तो उसकी हमारी मिसेज बोलने लगी बच्चे से, जहाँ कूड़े वाला है फटाफट कूड़ा डालो। मैंने कहा इधर आ बेटा, इधर आ। तो मम्मी ने क्या बोला कि कूड़े वाला है। मैं कूड़ा किसका है? कि कूड़ा तो हमारा है और हम किसको दे रहे हैं? कि कूड़े वाले को। मैं कूड़े वाला क्यों? कूड़ा तो हमारा है ना, हम कूड़े वाले हैं, वो सफाई वाला है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने शेयर करी है कि भाई असली कूड़े वाले तो हम हैं, कूड़े वाले हम, वो तो सफाई वाला है, वो सफाई वाला है, वो सफाई कर रहा है। तो इसलिए उसको कभी ना इस तरह नहीं बोलना कूड़े वाला, वो सफाई वाला है। और वो ना होगा तो तुम्हारा घर का कचरा घर में रहेगा और बीमारियां फैलेंगी, और बीमारियां फैलेंगी तो उसको हम डॉक्टर को ही दिखाएंगे, डॉक्टर ही मिलेंगे हमारे पास। तो इसलिए सावधानी से अपने कचरे को भी एक पोली बैग में, पोली बैग जो होता है उसको, एक पोली बैग जो आता है जो ऐसा होता है वेस्टेज, वो जल्दी से फट जाता है, गल जाता है, उस पोली बैग में कचरे के डब्बे में डालें, उस कचरे को इकट्ठा करें, गीला कचरा अलग
और सूखा कचरा अलग। और कहते हैं रसोई से जो बनने वाले कचरे जो होते हैं ना, रसोई की सब्जी हो गई, चाय पत्ती हो गई, हाँ इन्हों जी। से हम खाद्य भी बना सकते हैं, जैसे पौधे हाँ। पर्यावरण के काम भी आते हैं। जी जी जी। तो ये काफी हम जो कहते हैं ना कि ये किस काम आएगा, इसे फेंक दो, अरे वहां हाँ। जाके सड़ेगा, यहाँ के तुम इसको बना खाद के रूप में से बनाओगे, पौधे जी। में लगाओ, पौधे से अच्छे होंगे, हरे भरे होंगे, और ओरिजिनल खाद, ओरिजिनल खाद होगी, रासायनिक खाद। इसी तरह हमने देखा कई हमारी कुछ जो संस्थाएं हैं, तो उन्होंने क्या करा है कि जो हमारा पानी पी के ये बोतलों को फेंक देते हैं प्लास्टिक की, तो इन बोतलों का उन्होंने जो यूज किया है, तो जैसे आप एक बोतल लें पानी की और उसमें जितनी भी आपके कोई चिप्स खा रहा है या कुछ भी खा रहा है, यदि आप उसमें ठोक कर लगातार एक ही बोतल में भरते रहें, तो आप देखेंगे कि वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप उससे एक कुछ भी आपने अगर बनाना है, कुछ चबूतरा बनाना है या छोटी दीवार बनानी है, तो वो उसकी बन सकती है। ऐसी एक संस्था ने क्या किया, उन बोतल को आधी काट कर उसमें गमले लगा दिए। और बात हो रही है कचरे की, और बात हो रही है घर से निकले कचरे घर की, से राइट? तो आप दोनों ही बताइए कि अगर सही प्रबंधन घर के कचरे का करना है तो एग्जैक्टली क्या चीजें होनी चाहिए, जो एक घरेलू महिला से लेके, एक बुजुर्ग से लेके, एक बच्चे से लेके, एक फीमेल मेल, सबको पता होनी चाहिए, ताकि ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम घर से जो कचरा निकल रहा है उसका प्रबंधन हम अपनी तरफ से ज्यादा मतलब सही कर पाए। जी, हम अपने कचरा जो है हमारे यहाँ का जो है, इसका प्रबंधन पर सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग करना चाहिए। हाँ जी। और बच्चों को भी बताना चाहिए सूखे कचरे से क्या होता है और गीले कचरे से क्या होता है। यस। और इनकी महत्वता, इनकी जो क्या है कि इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। कुछ वेस्ट चीजें ऐसी होती हैं, जैसे सबने बताया था कि बोटल्स होती हैं, गमले बन जाते हैं, हाँ। और उनसे और भी चीजें बन जाती हैं, टॉयस बन जाते हैं, काफी चीज बनती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे कचरा, गीला कचरा होता है, हम बता रहे थे टॉपिक से खाद बनती है, और इससे एक रासायनिक गैस भी बनती है, गैस वगैरह भी बना सकते हैं हम इससे। गैस भी बन सकती है, खाद भी बन सकती है, जिससे पौधे उगते हैं अच्छे, उस पे मतलब अच्छी तरीके से पोषण हो जाता है। जी जी। और सूखा कचरा जो होता है, ज्यादा ही वेस्टेज जो होता है कचरा, जैसे हमारे ये सरकारी गाड़ियां आती हैं, उन गाड़ियों में अगर हम डालते हैं, वो समय पर सही जगह ले जाकर, जहाँ रिसाइकल होता है या कचरा उसको डंप किया जाता है, किस तरह से खत्म किया जाता है उसको। हाँ जी। तो सरकारी जो गाड़ियां आती हैं, इको ग्रीन वगैरह, उनमें डाल दिया जाए। जी। ये बच्चों से भी कहते हैं, बुजुर्गों से भी कहते हैं, जैसे बुजुर्ग वगैरह हमारे हैं नहीं चल पाते, तो अपने बच्चे हैं, कहते बेटा उठियो, गाड़ी आगे जाके डाल दो। अभी बताएं, हम गांव में थे, हमारे गांव में क्या है कि सुबह सुबह सब झाड़ू लगाते, इतना वेस्ट, मतलब प्लास्टिक तो गांव में इतना नहीं होता है, फिर भी कचरा तो होता ही है। हाँ। पॉलिथीन तो वहां भी अछूती नहीं। हाँ। गांव उसी से, पॉलिथीन से अभी भी नहीं बचा, क्योंकि शहर तो है ही कब्जे में, गांव में भी पॉलिथीन पहुंच चुकी है, चाहे नमकीन लेने जाओ या दाल लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, कचरा तो होता है। लेकिन उसके लिए भी गांव से बाहर एक जगह बनाई होती है, जहां पर एक थोड़ी सी चार दीवारी कर दी जाती है। उसमें क्या है कि वहां पर एक ट्रैक्टर आके उसको ले जाता है। पंचायती जो अपने वो होते हैं, पंचायती सरपंच वगैरह होते हैं, ये व्यवस्था करते हैं। ऐसी शहर में हमारे पार्षद वगैरह करते हैं। अच्छा, हम अपनी जिम्मेदारी से बहुत जल्दी मुंह मोड़ लेते हैं। हाँ। मैंने वोट दिया है तो एमएलए करेगा, मैंने वोट दिया है तो पार्षद करेगा, मैंने कुछ नहीं करना, मैं वोट देके मैं वो हो गया, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। तो ये सबसे बड़ी कमी है हमारी। और अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से, अपने घर की महिलाओं से, सबसे बोले, सबकी इस जो अपनी जो समाज है, समाज में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जी। अपनी जिम्मेदारी को समझोगे ना तो कचरे से किसी का जीवन खराब होगा, ना ही जीव जंतु परेशान होंगे, ना बीमार पड़ेंगे, ना ही जल हमारा दूषित होगा, ना पर्यावरण प्रदूषित होगा, और बहुत सब जगह हरियाली हरियाली होगी। अगर इसे सही तरीके से हमें यूज किया जाए, समझा जाए कहाँ कैसे इसको वेस्ट करना है। बिल्कुल। अच्छा प्रवेश जी, पिछले घंटे में बता रहे थे कि प्लास्टिक का सही यूज हम कैसे कर सकते हैं, उसको काट करके, उसको गमले, आप कुछ बता रहे थे इसके बारे में सर? तो वही मैं बता रहा था कि भाई मान लो हमने प्लास्टिक को कम करना है या
उससे दूर जाना है और यूज हो गया है तो उसके फिर अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम प्लास्टिक को कम करें तो उसके लिए हमें 4R पर काम करना पड़ता है। हाँ, बहुत और इम्पोर्टेंट चीज वो है कि जो सबसे पहले है रिफ्यूज, यानी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ही ना करें, या जो एक बार प्रयोग होने वाले होते हैं उनको हम, जैसे कि स्ट्रॉ है या थैलियां हैं, उनको हम मना करें। दूसरा है आर रीयूज, यानी कि दोबारा से पुनः उपयोग कर सकें, या नया प्लास्टिक हम ना खरीदें। जो अभी दिनेश जी भी बता रहे थे कि भाई पानी की बोतल हमने एक बार ले ली है तो उसको दोबारा से रिफिल करने में हम थोड़ी सी शर्म करते हैं या उसको दोबारा से हम उपयोग नहीं करते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। तीसरा आर है रिड्यूस, यानी कि हमको उसमें कम से कम करना चाहिए। जैसे हम प्लास्टिक को हम थैली, कपड़े की थैली ले लें हम, तो कपड़े की जब हम थैली लेंगे तो उसको हम रिड्यूस हम करेंगे। और चौथा है आर रिसाइकल। तो रिसाइकल हम देखें कि भी वही पॉलिथीन या वही प्लास्टिक हम यूज करें जिसका हम रिसाइकल करें। और ये सारी चीजें जानकारी पूरी भरी पड़ी है। यदि एक कॉमन मैन को, घर में किसी को, व्यक्ति को नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसे हम हल करें, प्लास्टिक को कैसे दूर करें, तो गूगल पे हर चीज अवेलेबल है। और जैसे हमारे जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, जैसे आपका है मानव रचना 107.8, तो ये कम्युनिटी के लिए लगातार ऐसे सेशन करते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इनको सुने और फिर उसके समझें। बच्चों के स्कूल में, कॉलेज में ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, उनको बताते हैं। तो ये हम जब लगातार लोगों के जनमानस के दिमाग में बैठा देंगे बातों को, तो मुझे लगता है कि इस पर हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए इन 4R पर हमें काम करना चाहिए। और जैसे पोलियो की बीमारी भारत देश से जड़ से खत्म हो गई, वो खत्म तभी हुई कि जब हमने इस पर लगातार काम किया। और लगातार 2 बूंद की जिंदगी, 2 बूंद जिंदगी की, तो वो इतना दिमाग में बैठ गया कि हम चाहें या ना चाहें तो वो हमने दूर करना ही करना है। तो इसी तरीके से जब हर एक जनमानस अपनी जिम्मेदारी खुद समझेगा तो तब हम एक इससे दूर होंगे। और जब एक आम शहरी, एक आम व्यक्ति, एक कॉमन व्यक्ति, कॉमन परिवार, उनके सब लोग वो इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये समस्या दूर नहीं हो सकती। आपको पता होगा कि जैसे हम, एक देश है स्विट्जरलैंड, तो एक वक्त में उस स्विट्जरलैंड में कुछ भी नहीं होता था, तो लोग बड़े परेशान थे कि भी अब क्या करें, क्या ना करें। तो वहां पर उस वक्त एक राजा हुए, और मुझे नाम याद नहीं है, तो वो जो किंग थे, तो उन्होंने अपने देश के लोगों को कहा कि इस देश को इतना सुंदर बना दो कि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर देश हो जाए। और यहाँ पर लोग आए कि हमारे पास ऐसी कोई संपदा नहीं है, ऐसी कोई चीजें नहीं है कि जिससे हम अपने देश के लोगों का भला कर सके। तो सभी लोगों ने मिलकर उस मुहिम में, उस आंदोलन में साथ दिया। और आज पूरे संसार में स्विट्जरलैंड का नाम है। हर एक व्यक्ति जिसके पास भी थोड़ा सा भी सक्षम है अर्थ से, धन से, तो वो चाहता है कि एक बार जिंदगी में स्विट्जरलैंड जरूर जाए। तो इसलिए मुश्किल कुछ भी नहीं है यदि आप ठान लीजिए। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो वो देश हैं जो आज संपन्न की कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने कितने साल पहले और उनकी जनता ने कितने साल पहले काम करना शुरू कर दिया था अपने देश में, तब जाके आज जो है वो विकासशील से विकसित हुए हैं। और जिनका सपना जो है विकासशील देश जो है वो देखते हैं कि हम भी कभी आने वाले टाइम पे विकसित होंगे। तो आज से ही अगर हम ये प्रण ले और आज से ही हम बदलाव करें, तो हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सालों का वक्त लगेगा, क्योंकि हमसे हमारी जो अगली पीढ़ी है वो सीखेगी, और अगली पीढ़ी से जो नेक्स्ट जनरेशन है जो सीखेगी, उनकी जो समझ की पैदावार है वो ज्यादा अलग होगी। और इस वजह से हमारा जो देश है वो तरक्की आगे करेगा। और बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, एक चीज जो कि
दिनेश जी ने बताई कि घर से जो निकला कचरा है उसका क्या कर सकते हैं। ड्राई वेस्ट अलग और जो वेट वेस्ट है वो अलग, जी। ये होना चाहिए। एक चीज़ और जो मैं देखती हूँ, जो कि हमें नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से कहीं मेरे को भी नहीं थी, मुझे भी किसी ने ये चीज़ बताई थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। हमने चिप्स खाए या हमने नमकीन खाई या छोटे छोटे 5-5 10-10 रुपए के जो पैकेट्स आते हैं जिसको हम इंजॉय करते हैं, उसका जब ऊपर का टॉप हम फाड़ते हैं चिप्स निकालने के लिए या नमकीन निकालने के लिए, उस छोटी सी पन्नी को हम निकाल के अलग कर देते हैं। अब वो जो पन्नी है वो तो रिसाइकिल उसमें चली जाएगी, लेकिन जो छोटा सा एरिया बचता है वो कहाँ जाएगा। और ये छोटा 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 एरिया करके, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है और हम उसको, आपने देखा भी होगा, ऐसे फाड़ते हैं और उस पे ध्यान नहीं देते, उस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वो छोटी सी चीज, उसका क्या होगा जब वो पन्नी रिसाइकिल हो रही है होगी, तो उसका क्या होने वाला है। तो इसका एक सबसे सरल आपको समाधान बताती हूँ। इसमें आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, नहीं दिमाग लगाना है। आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि आप जब उसे फाड़ रहे हैं ना, तो आप उसको इस तरह से फाड़िए कि उसका कोना जो है वो उसमें लगा ही रहे। ये एक सबसे ऐसी चीज है जो अगर आप करते हैं तो वो छोटा सा कोना भी नहीं बचेगा, वो पूरा का पूरा रिसाइकल होगा। ये बात भी आपको जरूर ध्यान रखनी है। प्लास्टिक वेस्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं और आपने कचरे के बारे में तो बात कर लिया दिनेश जी, और साथ में हमारे जो गेस्ट हैं प्रवेश जी। तो ये बात हो चुकी है कि घर से जो निकला कचरा है उसका हमें ध्यान रखना है। लेकिन अब जो वो सफाई कर्मचारी जो लेकर के जा रहे हैं उस कचरे को, अब ये हम कैसे इंश्योर करें, कैसे सुनिश्चित करें कि वो जो हमारा कचरा जा रहा है वो सही तरीके से जा रहा है, यानी कि जो हमारा लक्ष्य है वो उस जगह ही लेकर के जा रहा है जहाँ उसे होना चाहिए। तो ये कैसे सुनिश्चित करें, आपकी एनजीओ क्या करती है, या सर आप जो हैं क्या क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से ये काम होता है, कैसे सुनिश्चित करें? हमारे जो हम सुनिश्चित, मैम ये आपने सही सवाल पूछा हमसे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, हमारी संस्था एनजीओ जगह जगह, पहली बात तो हमें एक हमारे पास एक ना माइक होता है लैस्कॉर्ड, हम स्पीकर लेके कई बार गली गली जाके हमें अनाउंसमेंट भी किया है, बोला है कि अपना जो वेस्ट कचरा है वो इको ग्रीन में डालें। ग्रीन जी जी ग्रीन और डब्बा होता है एक, वो गीला और सूखा कपड़े का कचरे का अलग अलग डब्बा होता है जी। उस डब्बे में हम अलग अलग कचरा डाल के इको ग्रीन में डालें जी। और दूसरा हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा ये बनता है कि अगर वो जैसे हमारे पास कहीं रिसाइकल कूड़ादान है जहाँ एक सरकारी हमारे वहाँ बना हुआ है, तो वहाँ पर वो सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी भी हमारे को सूचना होनी चाहिए। ये हमारे पार्षद वगैरह होते हैं, जैसे हमारे कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होता है या हम ही खुद ना हो, हम ही एनजीओ वाले, हम भी एक जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि हमारे को हम ही अगर जागरूक नहीं होंगे दूसरों को क्या जागरूक करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी दूसरे को जगाने से पहले खुद को जागना पड़ेगा। यस। और यही चीज हम देखते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी ट्रॉली में छोटा छोटा कूड़ा उठाते हैं, नालियों का वेस्टेज उठाते हैं, वो एक कोने पे, गली के कोने पे रख देते हैं कि भाई वहां से ये ट्रैक्टर उठा के लेके जाएगा। लेकिन वहां क्या होता है कि वो तो नाली का कूड़ा था, नाली का वेस्टेज था, उसको निकाल के उसने साइड डाल दिया, लेकिन उन्होंने वहां पे आसपास के पड़ोसी क्या करते हैं, ले यार एक पन्नी भरी और उस कूड़े के ऊपर ही डाल दी। अब उसमें खाने का भी सामान है, ठीक है, और उसमें वैसा भी है। और कई बार क्या होता है कि कोई कांच का शीशा टूट गया या ग्लास टूट गया, वो भी उसी में डाल दिया, पॉलीथीन में डाल दिया। उसको खाएगा कौन? गाय। गाय खाएगी या कोई भी पशु खा सकता है। उसको कितना दिक्कत होती है, समय से पहले वो उठ जाए, हमें बोलना है कि भाई ये यहाँ इकट्ठा हो गया, 2 घंटे 1 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका ट्रैक्टर कब आएगा, कब उठा के ले जाओगे, क्योंकि यहाँ और भी कूड़ा डलने वाला है, उससे कितनी हानि होने वाली है। तो हम ये कहेंगे कि भाई जागरूकता अभियान हमने चलाया और चलाते रहते हैं, बीच बीच में हम निकलते भी रहते हैं, जैसे पार्क वगैरह में संडे के संडे कभी कभार, ये नहीं कि हम रेगुलर चलते हैं, हमारा काम है जगाना, काम करना नहीं है। हम कब तक काम करेंगे? तो यही चीज हम लोग सोचते हैं कि लोगों को जगाएं, जागरूक करें, और कहाँ यह सही कूड़ा कहाँ तक पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, और नहीं पहुंच रहा तो क्या कारण है, कहीं ना कहीं तो रास्ते में मिलेगा। और इसी पे मैं ये ऐड करना चाहता हूँ प्रियंका कि
अभी मान लो एक आम आदमी या आम नागरिक वो उसका काम नहीं है। तो ये जो प्रशासन है या जो शासन में जो लोग हैं उनको भी जागना होगा। उन्होंने मान लो अगर किसी कंपनी में ये एक जिम्मेदारी दी है कि आपने ये कूड़ा उठाना है और ये अलग अलग करना है, फिर सेग्रीगेट करना है, फिर यहाँ से वहां ले जाना है, फिर वहां से इधर ये करना है, फिर मान लो कहीं कोई जो लैंड फिलिंग है वहां पर रखना है, फिर वहां से ये खाद बनेगा या ये कचरा रोडों को बनाने में काम आएगा, घरों को बनाने में काम आएगा। तो ये जिम्मेदारी भी जो शासन की और प्रशासन की बनती है। हमने कई बार देखा है फरीदाबाद शहर में ही जो कंपनियां जो गाड़ियां उठाकर लेके जाती हैं, बाहर से आपको लगेगा कि ये उसमें जो कूड़ा है वो अलग अलग डला हुआ है, लेकिन यदि आप कभी उसमें उतर कर देखेंगे या ऊपर चढ़ के देखेंगे तो वो अलग अलग नहीं है, वो सब मिक्स ही है। एक तरफ लगेगा कि ये ग्रीन कूड़ा है, ये अपना वैसा है, कोई ई वेस्ट का है या सूखा कचरा है, तो लेकिन वो सब कुछ एक में डल रहा है। तो ये जिम्मेदारी भी बनती है शासन की, प्रशासन की, और जो अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और उच्च अधिकारियों को या शासन के लोगों को, मंत्री संतरी जो भी हैं, उनको जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा दंडित भी करना चाहिए। अभी पिछले घंटे में जो दिनेश जी ने कहा था कि भय बिना प्रीत नहीं होती है, तो जब तक एक आम व्यक्ति, अभी क्या लगता है लोगों को कि भाई ये एनजीओ वाले हैं, इनका तो ये काम है, उनका काम नहीं है। उनका काम है जो अभी दिनेश जी ने कहा कि लोगों को जगाना, कि आप अपना जो है ना अधिकार पाने से पहले अपने कर्तव्य को निभा लो। तो वो कर्तव्य तो उसने निभा लिए, लेकिन जो एक व्यक्ति की जो जॉब कर रहा है, जिसकी ड्यूटी है, जिसकी वो पैसे ले रहा है, उसको भी पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ मुझे लगता है ना कि अब थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। ये जागरूकता उसके लिए भी होनी चाहिए जो घर में सदस्य हैं, जो परिवार चला रहे हैं, उसकी, उस घर की महिला, उस घर के बच्चे, उस घर के बुजुर्ग, उनके अंदर भी जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता उनके अंदर भी होनी चाहिए जो ऑफिस में काम करता है, और खास तौर पे जो सफाई कर्मचारी हैं, जागरूकता हर व्यक्ति, हर वर्ग की जागरूकता जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अब वापस से आपके एनजीओज की तरफ आना चाहूंगी। एनजीओज का काम होता है जागरूक करना। कोई अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो वहाँ लोगों तक, जन जन तक ये जानकारी कैसे पहुंचे। और प्लास्टिक वेस्ट जो है, इवन जो वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट है, वो अपने आप में बहुत व्यापक रूप ले चुका है और कहीं ना कहीं एक भयंकर रूप भी है इसका। तो आप लोगों की क्या कोशिश रहती है, किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं और कैसे आप सहारा लेते हैं? जैसे मेरी कई लोगों से बात हुई तो कुछ कहते हैं कि हमने नाटक रंगमंच का सहारा लिया, कुछ लोग कहते हैं कि हमने घर घर जाकर उनको बहुत अच्छे से समझाया, और कुछ लोगों की हमने स्टोरी बताई जिससे लोग मोटिवेट हुए। तो आपका सर एनजीओ, दिनेश जी और प्रवेश जी, आप तो पूरे उसके हेड जो है एनजीओ के पूरे कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों की क्या सोच रहती है और किस तरीके से आप जागरूक करते हैं? आप दोनों के लिए सवाल है। तो फरीदाबाद में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने यहाँ सेक्टर 76 में और 88 में कई संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी को ही एक तरह से प्लास्टिक मुक्त कर दिया है, और उसमें उन्होंने समय लगा लेकिन उन्होंने मुक्त कर दिया। तो उसमें सबका सहयोग मिला। उसमें उन्होंने लोगों से, एक एक व्यक्ति के वो लोग घर गए और उनको समझाया, उनको अपने साथ लिया। फिर उनका जो घर से जो कूड़ा निकलता है, जो दिनेश जी ने अभी बताया, उसका उन्होंने अलग से पूरा एक बड़े से वो रखे, कोई पिट रखा, तो उसमें वो डालते थे। उसमें वो फिर खाद बनता था, और वो खाद बनने के बाद फिर वो सोसाइटी में ही पेड़ पौधों पर इस्तेमाल होता था। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। जैसे मैंने बताया कि वो क्रॉकरी बैंक उन्होंने बना लिए हैं, और इस तरह से जो कुछ संस्थाएं जैसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या पंपलेट के माध्यम से या किसी भी और भी माध्यम से वो लोगों को जागरूक कर रही हैं।
जी, आपकी जो जागृति मिशन है एनजीओ जी। दिनेश जी, तो आप किस तरीके से इस एनजीओ के थ्रू लोगों को मोटिवेट करने का, जागरूक करने का काम करते हमें हैं? ना एक बहुत अच्छी सुनहरा मौका मिला था। हम नगर निगम के साथ मिलकर हमने काम किया हाँ जी। और हमने घर घर जाकर डस्टबिन देखे। हम्म आपके यहाँ डस्टबिन 2 हैं, हम्म सूखा कूड़ा गीला कूड़े का। तो यकीन मानिए हमने तकरीबन पूरे अपने आसपास के एरिया को पूरे को ऐसा जागरूक कर दिया था। तो हमारे को देखते ही कहते थे भैया मेरे पास 2 कूड़ेदान है। तो वो हमारे को ना बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला था कि हम लोग किस तरह लोगों को जागरूक कर सके। अच्छा, लोग वक्त तो ये भी सोचने लगे थे कि हम एनजीओ से नहीं अब एमसीएफ में भर्ती हो गए, है ना। तो हम लोग ये सोचते थे कि भाई लोग हमें सरकारी ड्यूटी वाले समझते हैं, लेकिन हम उनको फिर भी कहते थे हमारी ड्यूटी तो यहीं तक है, आगे आपने निभानी है। हमने तो थोड़ी सी बात थी जो आपको बतानी थी, जो बता दी, जी जी। आगे आपको निभानी है। ये चीज जो है ना बच्चों को और सबको आप बताइए, जैसे हम आपको बता रहे हैं। आपने अपने बच्चों को 5 रुपए 10 रुपए दे दिए, जाओ बेटा चिप्स खा लो। बच्चा क्या करता है, उस चिप्स को फाड़ेगा। वही आपकी वाली बात है, आपने बताया था कि उसको कैसे फाड़ना है, लेकिन बच्चे ने तो ऊपर से फाड़ के और एक नाली में फेंकना है, रोड पे फेंकना है। वो चिप्स बाहर ही खाना, कहीं भैया को ना दे दूं, है ना, और कहीं बहन पार्टनरशिप ना कर ले इसमें। जी, जी, तो वो चिप्स को जल्दी से खा के उसको नाली में डंप कर देता है। जी जी। और नाली आगे ब्लॉकेज होती है। हम क्या कहते हैं, और नगर निगम वाले नाली साफ करने नहीं आते, गंदगी हम फैलाते हैं। साफ तो करने आएंगे, साफ तो उनकी ड्यूटी बनती है क्योंकि उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है बच्चों को जागरूक करें। बात क्योंकि आजकल हर चीज ना पॉलिथीन में, पन्नी में इनमें आ रही है, और ये गलती नहीं है। जल्दी से डस्ट वगैरह फैलता है, ओवरफ्लो भी होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, जब रुक जाता है तो बीमारियां भी फैलती हैं। तो काफी चीज इस चीज को जागरूक करने की हमारी एनजीओ इस चीज में बहुत बारीकी से मुहिम से लगी हुई है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे शहर कभी चंडीगढ़ मशहूर था, मशहूर था ना, अब आज के टाइम पे नंबर पे इंदौर है। हाँ, यस सर। और वो सफाई में ही सफाई में ही है। यस सर। एक व्यक्ति घर से निकलता तो एक खाली थैला लेके निकलता है, या खाली पॉलिथीन लेके चलता है। रास्ते में जितना भी कचरा है उस पॉलिथीन में डालता है, और जहाँ डंप करना होता है, यहाँ कचरा कूड़ेदान होता है, या फिर बड़ा सा जहाँ पे डालना होता है, वहां पे वो उस कूड़े को डाल जाता है। घर से निकलता है, अपनी जिम्मेदारी लेके निकलता है कि मेरे को सफाई करते हुए जाना है, ड्यूटी जा रहा हूँ। तो यदि सभी ऐसी जिम्मेदारी करते तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा फरीदाबाद भी इंदौर बन जाए। आपने इंदौर की बात की है, ये एक सिटी हो गई, ऐसी जो निरंतर आगे बढ़ रही है जी। हमेशा ना ये उम्मीद लगाई जाती है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो जल्दी चीजें सीख लेता है और जल्दी चीजें अडॉप्ट कर लेता है। जी। ठीक है, गांव जो है वहाँ पर थोड़ा सा शिक्षा का भी अभी अभाव है, थोड़ा सा अभी जागरूकता थोड़ी कम है शिक्षा को लेकर के, और जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ जागरूकता कम है, वहाँ हम थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि जो हम इन्हें सिखा रहे हैं पता नहीं है वो काम करेंगे नहीं करेंगे। इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। ऐसा ही एक गांव है, आपने सुना होगा, भारत का गांव है और सबसे स्वच्छ माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्वच्छ। मतलब आप जो है वहाँ एक तिनका नहीं देखेंगे। बाहर देश विदेश जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं ना, पूरे सड़कें इतनी ज़्यादा क्लीन है कि आप वहाँ पर ऐसा मन करेगा कि बैठ जाओ, यहाँ पर इतना क्लीन है। जितने शायद घर भी क्लीन नहीं होते, इतना वो पूरा जो देश है वो क्लीन है। लेकिन ऐसा ही एक इंडिया का गांव है जो बहुत बहुत ज़्यादा क्लीन है, और उसको क्लीन करने का काम वहाँ का हर व्यक्ति करता है, फिर वो चाहे बड़ा है, बुजुर्ग है, छोटा है। तो ये क्या है, ये चीज़ें चलती आ रही हैं लोगों के अंदर, ये एक जागरूकता बनी और चेंज करना कि नहीं, मैं जहाँ रह रहा हूँ मुझे ये गांव या जो भी जगह है मुझे ये चेंज करना है। आप दोनों को नहीं लगता कि अगर हर बंदा ये सोचे कि मैं जिस गली में रह रहा हूँ या मैं जिस शहर में रह रहा हूँ, मैं जिस जहाँ भी पर भी रह रहा हूँ, हमें वो जगह को साफ करनी है। अगर ऐसे ही सबकी सोच हो जाए तो मेरे हिसाब से वो दिन दूर नहीं होगा और बहुत कम ही वक्त में पूरा देश क्लीन हो जाएगा। जी प्रियंका जी, है ना, एक बुजुर्गों की कहावत है, हम तो इंसान है, कुत्ता भी पूंछ हिला के बैठता है।
हाँ जी 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 ठीक है ना। जी। तो एक हम कभी भी देखेंगे ना, पहले क्या था कि हमारे गांव में मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर भैंसें वगैरह रहती थी। आज जैसे कि भैंस बैठती थी ना दोपहर के टाइम में पेड़ की छांव में, अच्छा वो पूंछ घुमाती रहती थी, आसपास उसके जो आसपास के लोग, ऐसा था जैसे किसी ने झाड़ू मार दी हो, बड़ी सफाई रहती थी। तो कहीं ना देखो वो पशु समझदार है, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ साफ करके बैठूं। हाँ। हम तो उनसे काफी अच्छी बुद्धि रखते हैं। बिल्कुल। तो क्यों ना हम भी यही संदेश दे सबको, भाई देखो अपनी बुद्धि का और अपने संस्कारों का और अपने इन शरीर का थोड़ा यूज करें कि भाई हम इसको आसपास साफ सफाई रखें और लोगों से भी कहें। और कई बार तो मैं टोक भी देता हूँ, कई बार कहते हैं नहीं भाई कोई खा रहा है, अरे भाई ये क्या करा भाई आपने, आप इसे उठाओ। क्यों नहीं आप उठाओ इसे, नहीं उठाते ना, ठीक है भाई साहब आपकी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, आपको मैंने बोलना था बोल दिया, नहीं उठाना फिर मैंने उठाना है उसको डाल देना, तब तो शर्म आएगी सामने वाले को। बिल्कुल आएगी। यस। और ऐसे ही जैसे अभी आप बता रहे थे प्रियंका कि जैसे विदेश में अगर कोई जाता है, कोई स्विट्जरलैंड गया, कोई यूएसए गया, जापान गया, सिंगापुर गया, वहां पर इतने सख्त नियम हैं और उन सख्त नियमों की वजह से उनको आदत पड़ गई। तो हमारे यहाँ से भी अगर मान लो मैं बाहर जाता हूँ, सिंगापुर गया, तो मैं वहां पर ना तो मैं ट्रैफिक के नियमों की अवहेलना करता हूँ, ना मैं कोई कूड़ा बाहर फेंकता हूँ, ना मैं कहीं पर खुले में स्मोक या बूज करता हूँ, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करता हूँ। और जैसे ही मैं अपने देश में कदम रखता हूँ, मैं वो थूकना भी चालू कर देता हूँ, कूड़ा भी फेंकना चालू कर देता हूँ। तो ये समझ मुझे लगता है पर आ रही है, पर अभी और आने की जरूरत है। क्योंकि जो बता रहे थे कि जैसे अभी देश हमारा विकासशील है, तो विकसित देशों में ये समझ आ गई है, चाहे वो लगातार उनके नियमों के कारण, डर के कारण या किसी भी के कारण, तो लेकिन डर के साथ भी कब तक ये हो पाएगा जब व्यक्ति एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ा है और कोई पुलिस वाला उसको नहीं देख रहा है, वो अकेला रुक जाता है, तो उस दिन ये मानो कि उस दिन इस देश में सुधार हो रहा है। आप कई बार देखेंगे, आप जब गाड़ी चला जाते हैं, कोई व्यक्ति होते हैं जो पहले एकदम खड़े हो जाएंगे और कुछ उसके साथ में निकल जाएंगे, लेकिन जब आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करने की। तो ऐसे ही जब हम लगातार विकासशील से विकसित देश बनेंगे, तो जितने और जो हमारी कुछ जरूरतें के सामान हैं, जैसे मान लो ये मोबाइल है, अभी हम बात कर रहे थे कि भाई मोबाइल थोड़ा सा पुराना हो गया, उसको हमने बदल देना है। तो ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हमको एक तरह से ई वेस्ट में आ जाती हैं। तो उसके ऊपर भी हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल विचार करने की जरूरत है। अगर ऐसे बात करें तो वेस्ट अपने आप में बहुत बड़ा, चाहे ई वेस्ट ले लें या प्लास्टिक वेस्ट ले लें या बायोमेडिकल वेस्ट ले लें, इंडस्ट्री का हो गया, हाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, ये सारे इतना वाइड एरिया है ना कि अगर हम जानने बैठे, बात करने बैठे, तो आई थिंक हम इससे ही 150 आवर्स को क्रॉस कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ऐसी चीज है ना जिसको अच्छा तो नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि एक अच्छा टॉपिक है, नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात की जानी जरूरी है। यहाँ पर ये वर्ड सही रहेगा। सर जागरूकता की बात हो रही है, साथ ही जब हम अवेयर हैं कि अगर चेहरे पर पिंपल निकला है तो हमें नीम का फेस पैक लगाना है, मुल्तानी मिट्टी उसका फेस पैक लगाना है, अच्छी डाइट लेनी है ना, ये चीजें हम ध्यान रखते हैं। मोटे हो गए हैं, पतले होना है, तो हमें पता है कि कैलोरी जो है उसको कट करना है अपने डाइट से, ठीक है, और अच्छी चीजें खानी है, गर्म पानी पीना है, गर्म पानी पीना है। हाँ मैं भी गर्म पानी पी रही हूँ, लेकिन मेरा गला खराब है, मैं इसलिए पी रही हूँ। और मैदा नहीं खाना है, चीनी नहीं खानी, हमें बहुत, हम अवेयर हैं और महीने भर में हम लोग अपना वजन कम कर भी लेते हैं। तो अपने ऊपर तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, अगर थोड़ा सा भी खूबसूरती में कुछ नुकसान हुआ हल्का सा भी, तो उसको हम ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जब
अपने समाज की बात आती है, अपने देश की बात आती है, या ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, जब अपने एक क्षेत्र की बात आती है, उसकी सफाई की बात आती है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। उस पर जो इतना एक जो कहें कि जैसे मुहासे हो जाते, तो वो हमारी खूबसूरती को कम कर देते हैं। जो कचरा है हमारी सिटी को कम कर रहे हैं, जो खूबसूरती है उसको कम कर रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि वो समझना कितना ज़रूरी है, और हेल्दी रहना जो है उसके लिए भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये आज के टाइम पर। बिल्कुल प्रियंका जी, आप सही बात कह रहे हैं बात को, और बड़ी सूझबूझ से अच्छा क्वेश्चन खोज के निकाले हैं। और जी। क्या है कि ना, ये जो हम सूझबूझ तो हर चीज़ में दिखा देते हैं। अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, जूते चप्पल हम बाहर निकालते हैं। हाँ। ठीक है, यदि हमारे जूते चप्पल बाहर रखे हुए हैं ना, तो बाहर का कोई गेस्ट आएगा वो भी बाहर ही उतारेगा। यस। अंदर कमरे तक नहीं लेके जाएगा। यस। ठीक है ना, ऐसे ही हमने कचरा जो फैलाया, हमको देख के दूसरा भी फैला देगा। हाँ। हमने किसी को टोका तो वो ऐसे चोरी से देखेगा हमारे को, यार ये देख तो नहीं रहा, फिर भी वो साइड से निकाल गया। इससे स्वच्छ अभियान में देखो, आपने कभी देखा होगा, एक बार मोदी जी की एक वीडियो वायरल हुई थी। मोदी जी ने कुछ चीज ली, उससे हाथ पोंछा टिश्यू पेपर से और जेब में रख लिया। जब भारत का प्रधानमंत्री अपने डस्ट को बाहर नहीं फेंक रहा, उसको कौन रोक सकता है? वो भी अपनी जेब में अपना डस्ट जेब में रख रहा है, तो हमें क्यों आपत्ति आती है? हम क्यों रोड पे गंदगी फैलाते हैं? इस अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। इसको जितना हम लोगों तक पहुंचाएं, जितना तक कहें। कई बार तो लोग कहते हैं पागल है, कई बार हम पागल घोषित हो जाते हैं कि ना, ये एनजीओ वाले तो पागल है, खामो खा के घूमते रहते हैं और कुछ काम नहीं इन्हों पे। आएंगे हमारे डस्टबिन में झांक के देखेंगे क्या है, गीला सूखा एक साथ तो नहीं कर रखा है। लेकिन वो कई लोग, बहुत से घर ऐसे हैं जो हमारे एकदम मतलब खुश है, कहते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिशन जागृति जो काम कर रही है, अवेयरनेस कर रही है, लोगों को समझा रही है, बता रही है, पार्कों में भी जाती है, गाने के माध्यम से भी, और वैसे भी लोगों को बोलते हैं। जैसे परिवार वाले बैठे हैं, खा रहे पी रहे, बैठे हैं आराम से, हम उनके पास जाके बैठ जाते हैं, चिप्स खोल रहे हैं, घर से खाना भी ला रहे हैं, सब कुछ है, हम उनसे बैठ के कई बार बोल देते हैं, बाहर मत फेंकना प्लीज, ये बाहर मत फेंकना, आपके पास थैला है ना दूसरा, या एक पॉलिथीन ले लेना, उसमें इकट्ठा डाल के, और डस्टबिन पार्क में लगा हुआ है उसमें रख। तो जैसे दिनेश जी आप बता रहे थे कि भाई कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं आपके साथ, तो गलत व्यवहार करते हैं जब आप उनको सिखाते हैं, तो जब लोग आपकी तारीफ करते होंगे और जब आपकी कही हुई बातों को मानते भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे, उस वक्त कैसा लगता है और लोग क्या आपको फिर बोलते हैं? ऐसे अच्छे लोग भी होंगे सर, ऐसा फील होता है जैसे एक गाना चला था, हम होंगे कामयाब, और हम कामयाब होते चले जा रहे हैं जी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे कोई हमारी बात मान रहा है ना, ऐसा लगता है कि हमने ना एक तो स्वच्छ अभियान वाला जागरूक कर दिया, एक है ना, एक चेला तो पैदा कर ही दिया, फिर वो तो आगे दो को बताएगा, है ना। एक को थैंक यू बोलना, मेरे को थैंक यू नहीं बोलना, जब तुम्हारी हेल्प है दो की हेल्प करना, फिर ऐसे बोलना, मेरे थैंक यू नहीं बोलना, दो की हेल्प जरूर करना। एक फिल्म में भी है, फिल्म में भी है, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है। और यही मैसेज मैं कहता हूँ कि भाई आपने मेरा कहना माना ना, मेरी तरह दो को और बोल देना है। कई बार कई लेडीज आती हैं, हमारा एक डब्बा मंडी चौक पड़ता है, लेजर वेरी पार्क के पास, वहीं से पार्क की एंट्री जी, और वहीं से रेहड़ी वालों का और सबका कॉलोनी की एंट्री। अब हमने कम से कम हम 1 महीना कम से कम ड्यूटी दी है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे जाके खड़े हो जाना और लोगों को रोकना, और लोगों को रोकना क्या, वहाँ पे गाय भी खड़ी हो जाती थी, वो पन्नी फेंकते थे, गाय भाग के उसी पन्नी को, उस गाय के मुंह से पन्नी खींचते थे हम लोग। और हमें मालूम है उस टाइम ना हमारे को बड़ा हाथ भी गंदे हो जाते थे, वो पन्नी फट जाती थी, उसके मुंह से खींचते थे हम।
उसके बावजूद भी लोग बाग नहीं रुकते थे। एक स्कूटी वाला आया, उसने उसी टाइम ऐसे, मैं उसकी पॉलीथीन खींच रहा था गाय की, और दूसरा स्कूटी वाले ने यूं पॉलीथीन मारी, मेरे हाथ पे जाके लगी। मैंने बोला रुक भाई रुक एक मिनट, आपने क्या समझ के मुझे मारा? कह रहा मुझे मारा थोड़ी, मैं तो कचरे में कचरा फेंक रहा था। मतलब मैं कचरा हो गया उस टाइम। तो लोगों की सोच ऐसी है, उससे क्या कहें? सबकी सोच नहीं बदल सकते, लेकिन बदलने की कोशिश जरूर कर सकते। इसी तरह प्रियंका, जैसे ये लोग काम कर रहे हैं तो फरीदाबाद में और दिल्ली एनसीआर में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से लगातार काम कर रहे हैं, और शायद ऐसे ही लोगों की वजह से, ऐसे संगठनों की वजह से, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो किसी संगठन में भी शामिल नहीं है, किसी एनजीओ में शामिल नहीं है, किसी ट्रस्ट के सदस्य नहीं है, वो अपने आप इंडिविजुअली बिना बताए काम कर रहे हैं, बिना किसी कोई कहीं नाम नहीं, कहीं कोई दिखावा नहीं, लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि परमात्मा विशेष आशीर्वाद भी उनको मिलता होगा। और जो लोग, क्योंकि आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, और आज जैसे मान लो एक संस्था के साथ एक व्यक्ति जुड़ता है, अगर वो अपने पॉजिटिव न्यूज को, जैसे आज आपने इंटरव्यू ले रहे हैं और लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप जो ये हमारा शो चल रहा है, तो इसमें आज जो दिनेश जी ने बताई, अपनी बातें बताई, हमने बताई, इसको जो लोग सुन रहे होंगे वो मोटिवेट होंगे। तो लोगों को अच्छे काम बताना भी मुझे लगता है कि आज के वक्त में बहुत जरूरी है। उसी से ही जो हमारे सोशल हीरोज हैं वो निकल कर आएंगे और वो इसको आगे संभाल कर आगे लेकर चलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक ना मैं आपको, आप दोनों को सपना दिखाना चाहूंगी। सपना मैं क्यों बोल रही हूँ? खुली आंखों से कि बंद खुली आंखों से सपना। अब आप सोचिए, और ये सिर्फ अपने भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए। मान लीजिए कि जो कचरा है, हर तरह का कचरा, फिर ई वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, वो खत्म होने के कगार पे, मान लीजिए खत्म हो गया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? मतलब जैसे हमें पता है ना कि अगर मैं पतली हो जाती हूँ तो मैं तो सुंदर दिखूंगी, मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरे एक पूरे व्यक्तित्व में उसका एक अलग ही पर्सपेक्टिव होगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, मैं कॉन्फिडेंट होंगी चीज़ों में। तो अब यही चीज़ हम अपनी पृथ्वी को लेकर के करते हैं कि मान लीजिए सारा वेस्ट हट गया, किस किस तरह के बदलाव सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, आप बताइए, ताकि हम भी वो इमेजिन कर पाए कि क्या बदलाव। तो मुझे तो लगता है जो अभी दिनेश जी ने कहा था ना कि कई ऐसे स्लम एरियाज हैं जहां पर लोग अपनी बेटियों की शादी भी नहीं करना चाहते, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे कुंवारे रह गए हैं तो सबसे पहले तो उनकी शादी हो जाएगी कि हाँ अच्छा अब ये गंदगी यहाँ पर नहीं है। जी जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। जी, जब अगर ये चीज खत्म हो जाती है तो देखा भी कोविड से पहले, कोविड के टाइम पर आपने देखा आसमान एकदम कभी नीला देखने को मिला है ना? पॉल्यूशन कितना खत्म हुआ जी, पॉल्यूशन खत्म हुआ, सांस लेने में भी अच्छा लगता था, पार्कों में जाने अच्छा लगता था। और जब ऊपर आंखें करके योगा करते थे हम, ऊपर आंख करके देखते थे तो आसमान एकदम नीला जैसे फिल्मों में कभी देखा करते थे। और एक चीज, जो पक्षी गायब हो चुके थे वो आ गए, वापस से आ गए, वो आ गए जी। तो एक फायदा और होगा दिनेश जी कि जब हम, कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर उस गंदगी की वजह से इतनी बदबू मारती है, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी कुछ लोग मजबूरी में रहते हैं, तो वो जो हम नाक सिकोड़ के निकलते हैं वो भी शायद बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, काफी बीमारियां बंद हो जाएंगी, खूबसूरती चेहरे पे अपने आप झलके, ग्लो आ जाएगा सबके फेस। और इससे आर्थिक उन्नति भी होगी, आर्थिक उन्नति भी होगी। लोग बाग जो विदेशी पर्यटक हैं वो आएंगे और वो अच्छी बताएंगे। तो ओवरऑल सिर्फ इससे ही करके, और जब हमारी आर्थिक उन्नति होगी तो देश में रोड बनेंगे, देश में स्कूल बनेंगे, देश में नए नए उद्योग आएंगे। तो आप ये समझें कि अगर एक छोटा सा काम करने से ही पूरे देश को और हर एक नागरिक को बहुत बहुत फायदा पहुंच सकता है, नई प्रजाति को ग्रो होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और सफाई होने से तकरीबन जैसे हम कह रहे हैं ना, उम्र कम हो रही है, इसमें भी ग्रोथ होगा, ये भी चीज, हर चीज में ग्रोथ होगा, क्योंकि ना ये जो पोल्यूशन, गंदगी, ये सब चीज
क्या कर रही है, हम लोगों के आड़े अच्छे कामों के आगे आ रही है। हम अच्छा काम नहीं कर सकते, कहीं जा रहे हैं, अरे यार इतनी गंदगी है यार, यहाँ कैसे होगा, अरे इधर से बच के निकलो, हमें घूम के जाना पड़ेगा, जो हमें 2 मिनट का रास्ता है वो हमें 1 घंटे में, आधे घंटे में पूरा करना पड़ेगा। काफी चीजें ऐसी होती हैं, लोग जो कूड़े को फैला रहे हैं, इकट्ठा वो कर रहे हैं, कई बार जला भी देते हैं। हाँ जी। उससे भी पोल्यूशन, उससे वायु हाँ, प्रदूषण होता है। जैसे प्लास्टिक जलती है उससे जहरीली गैस भी निकलती है, कई ये प्लास्टिक ऐसी होती है बीमारियां फैलाती है। एक स्टोरी मुझे याद आ गई, जो कि जब भी कोई ऐसे मुद्दे होते हैं ना तो मेरे को वो कहानियाँ बड़ी याद आ जाती हैं। हमारे पास में आंटी थी, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ आंटी थी, तो नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्या पता वो हमें सुन रही हो लेकिन वो बड़ी चिंता में थी, उनकी चिंता वैलिड थी। उन्होंने मालूम क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है वो बीमार है, नाम नहीं लूँगी बेटे का, वो जो है बहुत बीमार है, और देखो पराली जलती है, वो पराली जलने वाला होता है सर, पराली जलती है, और जिस वजह से जो देखो कितना उसको ना सीने में दिक्कत हो रही है, मैं तो दवाई ला ला के थक गई, समझ नहीं आता है क्या करूं, मतलब क्या मुझे नहीं पता चल रहा है। ये बात कर रही हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए चिंता जता रही है। अब आपको बताती हूँ क्या हो रहा था। एक तरफ तो वो चिंता जला रही है, लेकिन एक तरफ वो जो तसला होता है, उसमें वो पन्नी लकड़ी के ऊपर पिघाल के वो लकड़ी जला रही है, जबकि पराली का ऑलरेडी धुआं जो है वो है, दिल्ली एनसीआर छूता नहीं है इससे, वो कितना ज्यादा पोल्यूशन जो है वो जब पराली जलती है उस दौरान होता है। तो वो टेंशन में थी, वो अपने बच्चे की हेल्थ को लेकर के परेशान थी, वो तब तक था कि हाँ भाई ये सोच रही थी, लेकिन क्या कर रही है, वो वही काम कर रही है, अपने बच्चे की सेहत को खराब करने में उनका भी बराबर का योगदान है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो है ना, जो कई बार सुनने में अच्छी भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं, हर तरह के भाव हमारे चेहरे पर आते हैं, लेकिन वाकई में जो ये स्थितियां है ना कितनी सुधरी है, अगर इस पर हम विचार कर लें तो और ज्यादा बेहतर। जैसा भी सपना हम लोगों ने खुली आंख से देखा, वो शायद हम लोग आगे कर पाए उसको। अच्छा, अब जब ये बात हुई ही है, सपना देख लिया है, तो सपने से हट करके थोड़ा हकीकत की तरफ आते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। प्रवेश जी, हम क्या करते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं और सुपरमार्केट से हम लोग काफी सारा सामान लेकर आते हैं, काफी सारी मात्रा में प्लास्टिक उसमें चाहे दालें हैं, उसमें चाहे कोई लिक्विड ऐसी जो हम अपने इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे उससे बच सकते हैं। और ख़ास तौर पे आप लोगों ने दोनों ने जो लकड़ी का लकड़ी नहीं, जो कपड़े का बैग होता है उसका भी जिक्र किया। तो क्या एक कपड़े के बैग से हम लोग काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और जो सुपरमार्केट से इतना प्लास्टिक ला रहे हैं क्या उसमें किसी तरह का बदलाव आ सकता है? उसमें हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो सामान हमें लगातार यूज होता है उस सामान को हम एक साथ थोड़ा सा ज्यादा खरीद लें और कोशिश करें, क्योंकि अच्छा सामान वो खुले में भी आ जाता है। तो हम पैकेट का सिर्फ एक ये हमारी मानसिकता है कि जो पैकेट में है वो एक ब्रांडेड है, वो अच्छा सामान है। हाँ। लेकिन जो अच्छा सामान है उसको आप देखकर उसको उसी दुकान पर खुला भी मिल सकता है, और वो ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं, शॉप्स हैं जहां पर वो ले सकते हैं। तो ये एक तो माध्यम ये हो सकता है। दूसरा, अभी जो प्लास्टिक के अलावा जो है इसमें सरकार को और इंडस्ट्रीज को देखना चाहिए कि हमें किस तरीके से ऐसे जो कैरी बैग बनाएं जो सस्टेनेबल हो, जो यूज कर सके, लंबा चल सकते हैं, उनको हम कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इसके ऊपर हमें गौर करनी चाहिए। जी सर, आप क्या कहेंगे? जैसा ने बताया आपने कि भाई थैला ले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ सारी चीजें पैकिंग में मिलती है। हम उनसे यदि ये बोले कि अगर लूज में है तो दे दे, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। अगर एक आदमी ने पहल की तो वो कहेगा इससे प्रॉब्लम क्या है, तो हम उसको सारी प्रॉब्लम बताएंगे, पन्नी से तो सारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो तुम रख के बैठे हो सारी। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए मैं अपने घर ले जाऊँ प्रॉब्लम,
तो उसको थोड़ा समझाएं कि भाई अगर देना है तो लूज में के बोरे आते हैं, चीनी आती है, चावल आते हैं, दालें आती हैं, आप लूज में दिए, मैं अपना थैला लेके आ रहा हूँ। बीच में अभी कागज के कैरी बैग भी चले थे, लेकिन उसमें भी हल्की लेयर थी उसकी प्लास्टिक की, उसमें भी कैसे हो किया। और इसमें भी ना पहल हमें खुद से ही करनी होती है कि मैं जैसे दिनेश को कहूँ कि चल यार एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद जमाने से की थी वो खुद से करते हैं। तो जब हम खुद जाग जाएंगे तभी ये होगा, क्योंकि कहावत है कि किसी को उपदेश देना तो बहुत आसान होता है, इम्प्लीमेंट करना और ज्ञान का उपयोग का जो मजा है वो खुद उपयोग में है, उसको प्रयोग में है। तो जब लोग जाग जाएंगे और ऐसे माध्यमों से, ऐसे कम्युनिटी शो से लोगों में जागरूकता आती है। आज हम इतनी बातें कर रहे हैं तो जाहिर से तौर पर कि हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम ये ना गलती करें और हम अपने और लोगों को ये बताएं कि भाई आपने ये काम नहीं करना है। तो ये ऐसे ही कड़ी से कड़ी जब मिलती जाएगी तो फिर जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल। मेरी एक सोच है, या कहें कि अब रिप्लेसमेंट की कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। आजकल कई सारे ऑनलाइन शॉपिंग एप्स हैं जिनकी एक चीज़ मुझे बड़ी सही लगती है कि उनका जो प्रोडक्ट आता है ना, वो आजकल जो कागज का उसमें है। लेकिन अब एक सवाल ये है, अब कागज की जो मजबूती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, कोशिश की गई है, लेकिन अब उसको मजबूती कैसे देनी, जो वैसा सामान जो उसमें टिका रह सकता है, उसके लिए अंदर एक हल्की सी, बहुत हल्की सी, माइनर सी प्लास्टिक की जो एक शील्ड है उसको रखा गया है ताकि जो कागज है वो उसको पकड़ करके रखे। तो ये मुझे लगता है एक सही चीज है, बजाय उसके कि हम पूरी जो प्लास्टिक की पॉलिथीन है, बैग है, और कुछ टाइम तक पहले प्लास्टिक की थैलियां हैं जो उसका एक प्रिंट करके उसमें ही पॉली बैग जो है उसमें ही आते थे। फिर चाहे हम किसी ऑनलाइन ऐप की जो शॉपिंग ऐप है उसकी बात कर लें या किसी भी चीज़ की हम बात कर लें, लेकिन आज जो है वो परिवर्तन आया है, चेंजेस आए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। हाँ, जहाँ एक पॉली बैग से हमारा मान लीजिए 100 ग्राम प्लास्टिक निकल रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल है, तो वहीं जहाँ कागज का इस्तेमाल हुआ है और उसके अंदर पतली सी जो शील्ड है उससे शायद कुछ बहुत माइनस ग्राम में ही कुछ वो निकलेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म करने से बेहतर है कि हम उसके माइनस में जाएं, शुरुआत करें माइनस। अब जैसे मेडिसिन आती हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्यों पहले जो पन्नी में ऐसे ही डाल के दे देते थे, उनके खुद के प्रिंटिंग जो होती थी उसमें दे देते थे, लेकिन आज जो है वो सारा कागज की वो पैकेट है उसमें देते हैं। तो शुरुआत तो हुई है, लेकिन वही अभी हम कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंट करना बस जरूरी है। यस, अब चलने का वक्त भी हो गया है, तो अब रिप्लेसमेंट जहाँ ये बात हो गई है, और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल मैं देती हूँ, कुल्हड़ जो है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कुल्हड़ पुराना कॉन्सेप्ट है, और ये दादे परदादे का भी नहीं है, ये उससे भी पुराना है, मतलब बहुत पुरानी संस्कृति है कुल्हड़, ठीक है। तो वापस से अब हम लोग, अच्छा लग रहा है कि वापस से आ गए हैं। और क्या क्या चीजें हैं जो आप दोनों को लगता है कि प्लास्टिक की जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं? जैसे अभी ना हम लोग जैसे जूट है या कुछ और ऐसा सामान है जो प्लास्टिक रिप्लेस कर सकता है, वो अभी हमें लगता है कि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जब हम उसको लगातार यूज करेंगे और जब उसकी मांग बढ़ जाएगी तब वो उसी सस्ते में आ जाएगा। जैसे आप बता रहे थे कि भाई जैसे जो कुल्हड़ है, ऐसी एक जगह साउथ में या कहीं पर किसी ने वो कप बनाया था। आप बता रहे थे कि वो कप में चाय पियो और चाय पीते पीते आप उस कप को भी खा सकते हो, वो कॉर्न के उससे बना दिया। तो ऐसी कई चीजें इनोवेटिव तो हैं, बशर्ते कि लोग उनको समर्थन दें, उनको प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा, और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए यदि आपको थोड़ा बहुत महंगा सामान लेना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि वो ले लेना चाहिए।
जैसे तकरीबन अभी भी ना कई बार जैसे हमारे जूस के वो आते हैं, मैंगो के आते हैं, है ना, जूस वगैरह आते हैं, मिक्स जूस आते हैं, उसमें जो स्ट्रॉ आता है ना प्लास्टिक का, आजकल वो कागज का भी आने लगा, गत्ते का बनाने लगे। तो वही है कि इसी चीज को देखते हुए ना ग्लासेस भी उसके कागज के आए हुए हैं। उसको ज्यादा देर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं रख सकते उसमें, वो ज्यादा देर रखोगे तो फिर उसको ना मतलब डाला है और 10-5 मिनट में तो निकल जाएगा। तो ऐसी चीजें अगर यूज हो रही है मार्केट में तो तकरीबन ये प्लास्टिक के ग्लासेस, प्लास्टिक की बोतलें ये खत्म हो जाएंगी। तो इस चीज से तो हमें तो ज्यादातर हमें ये सोचना चाहिए कि जो कागज में बने हुए हैं, चाहे वो छोटा कप क्यों ना हो कॉफी वाला, चाहे गिलास क्यों ना हो कोल्ड ड्रिंक वाला, हम उसको यूज करें। प्लास्टिक वाला दे रहा है तो हम उसको मना कर दें। और जैसे अभी चालू कर दें जब ये छबील लगती हैं दिनेश जी, प्रियंका जी, तो उसमें लोग बाग आजकल गर्मियों में पानी पिलाते हैं, और पानी जब पिलाते हैं तो प्लास्टिक के गिलास जो होते हैं वो इतने मतलब हजारों की तादाद में रोड पर फैल जाते हैं। तो बशर्ते इसके कि आप किसी संस्था से वो या कहीं गुरुद्वारे से, मंदिर से उनके पास गिलास होते हैं, आप स्टील के गिलास ले लीजिए और उसको आप पूरी अपनी संगत को लगाइए, धोइए और पिलाइए आराम से। तो ये जो छोटे छोटे से काम हैं, इनको ही करने से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप लगातार ये ना सोचें कि देश ने मेरे लिए क्या किया, ये या प्रशासन मेरे लिए क्या कर रहा है। वो उनका काम है, उनकी ड्यूटी, उनको करना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, आपको भी अपनी जिम्मेदारी और अपने आने वाली जनरेशन के लिए आप क्या छोड़ कर जा रहे हो, इसके ऊपर बहुत बहुत ईमानदारी से के साथ जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि समय का पता नहीं होता है। तो समय अभी बीतता जा रहा है, अभी 2 घंटे हो गए हमें, तो ऐसे ही आपकी जिंदगी बीत जाएगी। तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, आपने, जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं, आजकल एक रिवाज है रिटर्न गिफ्ट का, तो आप इस समाज को क्या रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपके इस शो के माध्यम से तो जरूर से भी जरूर, अगर ज्यादा नहीं, हजारों नहीं, सैकड़ों, कुछ भी लोग अगर जागरूक हो गए और उन्होंने जैसे दिनेश जी और इन बातें सुनी, उसमें से कुछ भी अगर पहल कर ली, तो वो एक हमारे आज के इस शो की बड़ी कामयाबी रहेगी। और मुझे लगता है कि आपके शो को तो आप सभी लोग सुनते ही हैं, तो आज प्रियंका की बात जरूर मानेंगे लोग। जी बिल्कुल मानेंगे। और अगर कुछ भी लोग करते हैं ना, थोड़े से भी लोग अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ हमारा बैठना सफल है, हमारे 2 घंटे जो करीबन होने आए हैं वो सफल है। अच्छा, मैं चलते चलते एक चीज जो मुझे लगता है कि हर दौर के साथ ना हर चीज चेंज होती है, फिर वो चाहे राजेश खन्ना का दौर हो, अमिताभ बच्चन का दौर हो, या अजय देवगन, सलमान खान का दौर हो, या फिर जो हमारे दादे का दौर हो, हमारे पापा जो है उनका दौर हो, सबके दौर अलग अलग चीजें रही। ऐसे ही मैं उस वक्त में लेके चलूंगी जब आप भी छोटे रहे, है ना, और उस वक्त भी वो चीजें, प्लास्टिक जो है आपके वक्त में नहीं होता होगा। तो याद है आप जब ट्रेन में जाते थे तो प्लास्टिक के जो प्लास्टिक के गिलास है वो नहीं होते थे, स्टील के गिलास साथ में रखे जाते थे, रख के ले जाते थे। लेकिन आज जो स्टील की जगह है वो ले ली है प्लास्टिक के साथ ग्लास में। ये एक है। दूसरी चीज कि आपने कहा कि आप अपने साथ में ग्लास लेके चलिए, मुझे एक जो छोटी सी मेरी ही बात है याद आ गई। मेरे को ना मेरे घर में जब भी कोई चीज आती थी तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लेने का शौक है। मैं अपनी मम्मी से भी कहती थी, मम्मी मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए, मुझे नहीं पता। तो ये जो है, अब हमारी गली में जूस वाला आता था, प्लास्टिक के गिलास रखता था, लेकिन मैं स्टील का ग्लास लेके जाती थी क्योंकि थोड़ा ज्यादा जूस आएगा। इसको ऐसे नहीं देखते हैं, लेकिन इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हम खुद का ग्लास लेके जाएंगे, खुद का कप लेके जाएंगे, थोड़ा सा अभी आपको नया नया सा लगेगा तो थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन अगर आप ये करेंगे ना तो मोटिवेशन दूसरों को मिलेगा। और जब आप अपना कॉन्सेप्ट बताओगे ना कि आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है इस चीज में, और इस सोच की वजह से मैं ये लेकर के चलता हूँ या लेकर के चलती हूँ, तो मेरे हिसाब से आप जहाँ भी जाएंगे आप मोटिवेशन बनेंगे लोगों का। जी, अब चलने का वक्त भी हो गया है, कुछ ही मिनट्स बचे हैं। तो प्रवेश जी और दिनेश जी,
जो भी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश है? जी। मैसेज ये देना चाहेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, तो पॉलीथीन और प्लास्टिक का बहिष्कार करना पड़ेगा। नहीं तो इसका विस्फोट आपकी आने वाली जनरेशन भी नहीं सहन पाएगी। जी। कृपया करके इस पे जरूर ध्यान दें और इस कचरा मुक्त फरीदाबाद बनाने की कोशिश करें, कचरा मुक्त इंडिया बनाने की कोशिश करें। प्लास्टिक का कम से कम यूज किया जाए। जी। तो ये और ये जैसे कि जो मैं बता रहा था कि लोग आपकी तभी सुनते हैं या आपकी बातों को तभी मानते हैं, चाहे वो घर हो, आपका ऑफिस हो, समाज हो, जब उनको लगता है कि आप जो कह रहे हो वो आप खुद भी मानते हो या खुद भी करते हो। तो जो आप ज्ञान दो या जो कुछ कहो, तो ये हमने अभी कुछ महीनों से हम लोग कर रहे हैं कि जो हम कहेंगे वो हम करेंगे भी। तो ये इससे आप करके देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, जो आप सभी ने हमें यहाँ पर बुलाया और जो आज ये इतिहास जो बनने जा रहा है, अब कुछ ही शायद घंटे बचे होंगे, तो उसमें आपने हमें बुलाया, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आप लोग आए। और यस, एक बहुत अच्छी बात कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल बनना पड़ता है। फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो या किसी भी चीज़ में, अगर आप चाहते हैं ना कि आप जैसा कह रहे हैं जनता वैसा करे, तो सबसे पहले आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा। इस छोटे से प्यारे से मैसेज को अगर आप याद रखते हैं तो आप बहुत बड़े कामों में, बड़े बड़ी सी चीज़ों में सफल हो सकते हैं, बड़े बड़े कामों में सफल हो सकते हैं। और यहाँ तक कि आप ही नहीं, आप अपने आसपास को भी मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए, हमारे चलने का वक्त हो गया है और अब जो है आरजे सागर आपके साथ जुड़ेंगे और इनसे आप कीजिए बहुत सारी बातें और मुझे दीजिए इजाज़त। मुलाकात हो गया बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्ते।